हाँ, चलिए तो हम लोगों का जो जूरिस्प्रूडेंस बचा हुआ है वो इसीलिए मैंने लास्ट के लिए बचा लिया, क्योंकि आप लोग के मन में ये था कि कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये था कि जूरिस के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें केसेस हैं, तो उनमें कैसे लिखना है, उससे ज़्यादा रिलेट प्रॉब्लम्स थे, कन्फ्यूजन्स थे आपको। और जूरिस्प्रूडेंस में तो लिखा लिखाया नोट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूँ। जूरिस्प्रूडेंस आपके 5th सेमेस्टर में फिर से वापस सब्जेक्ट बन के आएगा, एंड देयर ऑल्सो इट विल बी ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, क्योंकि एज ए लॉयर आप जब आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं तो आप उस आर्ग्यूमेंट की एक फिलॉसफी को पकड़कर उस आर्ग्यूमेंट को रखते हैं, बिकॉज द केस रिलेट्स टू अ फिलॉसफी, और आप उस फिलॉसफी को पकड़कर आर्ग्यूमेंट को रखते हैं। जजेस जो जजमेंट देते हैं वो एक फिलॉसफी को बेस बनाकर अपने जजमेंट को देते हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी जजमेंट दिए जा रहे हैं। लॉ तो ऑब्वियसली वो फॉलो करते हैं, बट उनकी जो रीजनिंग होती है, दैट रीजनिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन फिलोसफीज विच हैव बीन इवॉल्व थ्रू टाइम। तो एक दिन का वो काम नहीं है, इसीलिए आपके लिए फिलोसफी जानना बहुत जरूरी हो जाता है लॉ का। और जूरिस्प्रूडेंस का जो सब्जेक्ट है, इससे पहले जो सब्जेक्ट का नाम था वो था लीगल मेथड्स, लेकिन अब इसका नाम जो है वो जूरिस्प्रूडेंस 1 कर दिया गया है। तो पहले के सिलेबस में अंतर क्या था, अभी के सिलेबस में क्या अंतर है? अब हम लोग फिलोसफीज जो है आपके सिलेबस में उन पर ज्यादा स्टडी करते हैं। जो भी आपके 5 फिलोसफीज है ना, फिलोसफी स्कूल्स ऑफ थॉट, उन पर अब ज्यादा स्टडी किया जा रहा है। और इसके अलावा जो जूरिस्प्रूडेंस का पूरा सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस 1 का, ये 2 भाग में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट विच आई कंसिडर इज इम्पोर्टेंट इज द फिलोसफिकल पार्ट, जिसमें कि हम लोग फिलोसफीज देखेंगे और उनका रेलेवेंस देखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। एंड द सेकेंड वन इज द एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन फिलोसफीज दैट वेर ऑलरेडी डेवलप्ड इन यूरोप। ठीक है, तो उन फिलोसफीज का जो बेसिस है वो इनकी थ्योरी से आती है। थ्योरी तो इन्होंने लिख दी, लेकिन वो थ्योरीज लिखने के बाद कुछ नई डेवलपमेंट्स आई, और जो सेकंड पार्ट है वही नई डेवलपमेंट्स के बारे में बात करता है, और उसका इंडिया में क्या एप्लीकेशन होता है, कैसे होता है, कैसे होता है। अब जूरिस्प्रूडेंस का जो हम लोग टॉपिक उठाएंगे, उसमें सबसे पहला जो हम लोग उठाएंगे वो है ऑस्टिन इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। ऑस्टिन जो थे, मैं आपको थोड़ा सा इससे पहले की कहानी बताऊंगा। जूरिस्प्रूडेंस एक्चुअली सब्जेक्ट जब इवोल्यूशन हो रहे थे सब्जेक्ट की, तो लोग बहुत कंफ्यूज थे कि आखिर लॉ जो है उसमें किस चीज को पढ़ा जाए, लॉ बनाने के पीछे का रीजन क्या हो, लॉ बनाने का आधार क्या हो, और लॉ में हम लोग क्या क्या चीजों को डालेंगे। तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, क्योंकि इससे पहले लॉ जो है वो कोडिफिकेशन नहीं किया गया था। अगर आप ये जो थ्योरीज अभी देख रहे हैं ना, फिलोसफीज जो आप देख रहे हैं ना, इनसे पहले ब्रिटेन में कॉमन लॉ सिस्टम चलता था, यानी कि जजेस लॉ बनाते थे और जजेस ही अपने लॉ को वापस से काट कर नया लॉ बना देते थे। तो कोडिफिकेशन जैसा कुछ नहीं था, है ना, क्योंकि कोई प्रिंसिपल्स गवर्न नहीं करते थे उनको। जज ही खुद ही लॉ बनाएगा और फिर अगले जजमेंट में उसको नहीं 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 वो गलत था, ये सही है, ये वाला माना जाएगा। तो यही करते थे जजेस लोग, इसलिए जजेस की पावर बहुत ज्यादा होती थी उस जमाने में, है ना। और उसको कॉमन लॉ बोला जाता था। आज की डेट में भी वो लॉ जो है एग्जिस्टेंस में है, बट वो लॉ थोड़ा सा प्यूरिफाई हो गया है आज की डेट में, और उसमें से हम सिर्फ वही लेते हैं जो कि हमारे इंडिया के लिए बेहतर है या किसी भी कंट्री के लिए बेहतर है। जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके लिए वही वो लेते हैं जो कि उनके कंट्री को मेंटेन करने के लिए बेनिफिट देगा, सिर्फ उसी को वो लोग कंसिडर करते हैं। बैक हिस्ट्री में अगर जाए तो एंशियंट टाइम से जो लॉ चला आ रहा था वो कौन सा था? दैट वाज नेचुरल लॉ। तो नेचुरल लॉ में क्या ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से जो लोग थे वो अपने थ्योरीज देने लगे और अपने आइडियोलॉजीज को रखने लगे लोगों के सामने, और लोग भी प्रभावित हो गए। आखिर क्या था ऐसा नेचुरल लॉ फिलोसफीज के डीमेरिट्स जिसकी वजह से ये थ्योरीज जो थी इतने बाद में जाकर और इतने साल तक कंटिन्यू किया ना? आखिर आप जो ऑस्टिन की थ्योरी हो गई या जेरेमी बेंथम की थ्योरी हो गई, ये कब की है? ये तकरीबन 18-19 सेंचुरीज की है ना। तो इससे पहले तक नेचुरल लॉ फिलोसफीज फॉलो किया जाता था, है ना। क्योंकि एक तो यूरोप में क्या था, पोप का सिस्टम था। पोप यानी चर्च, चर्च वाज एवरीथिंग, चर्च सब कुछ था उस समय। और जब चर्च सब कुछ रहेगा तो भगवान भी वही है। बोलने को वो बोलता था दैट आई एम द डिफेंडर ऑफ द पीपल एंड आई हैव बीन चूजन बाय द गॉड।
है ना। और वो मतलब सब काम करता था। आज की डेट में भी जो कैथोलिक्स हैं वो पोप को मानते हैं, तो पोप वहां पर जो था सब सुप्रीम पावर था, पोप से कोई नहीं झगड़ा कर सकता था, पोप के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोल सकता था। तो ये लोग जो जिस चीज को ये लोग आधार बनाकर अपनी वर्चस्वता समाज में रखते थे, वो चीज क्या थी? वाई द अदर पीपल्स कंसिडर्ड दीज पीपल एज पावरफुल? कहाँ एक आदमी है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है, और कहाँ पूरी की पूरी सोसाइटी है? आखिर वो क्या ऐसा पढ़ा देते थे पट्टी, जिससे लगता था कि अरे ये तो मतलब इसको कुछ करेंगे तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा। इंडिया में भी आप देखें, ब्राह्मण्स थे, राजपूत थे, या फिर जो क्षत्रिय क्लैन के थे, फिर वैश्यास थे, शूद्रास थे। तो ये जो पूरा का पूरा एक सिस्टम जो बन गया था, इस सिस्टम के अगेंस्ट में कोई आवाज क्यों नहीं उठा पाता था? इस सिस्टम के अगेंस्ट में कोई आवाज इसलिए नहीं उठा पाता था क्योंकि ये पूरे के पूरे सिस्टम में जो इनकी आवाज को दबा सकता था वो थे क्षत्रिय, और उसको ब्राह्मण्स अपने कब्जे में कर रखते थे। कब्जे में मतलब मेंटली उसको इतना बढ़ा चढ़ा के रखते थे कि ब्राह्मण्स जो बोलेगा क्षत्रिय वही करेगा, है ना। अगर आपको इंसिडेंट याद ना हो तो सासाराम जो बिहार में एक जगह है, वहां पर हजारों हजार क्षत्रियों का यज्ञ करते समय गला काट दिया गया था। और वो इसीलिए यज्ञ से नहीं उठे क्योंकि ब्राह्मणों ने बोला था कि यज्ञ से उठोगे तो विनाश हो जाएगा, और हजारों के हजार मात्रा में क्षत्रियों का गला काट दिया गया था। सो इतना मतलब ब्राह्मण्स का कंट्रोल था ना पूरी सोसाइटी पर। तो पूरी सोसाइटी पर कंट्रोल करने की जरूरत थी नहीं ब्राह्मण्स को, वो राजपूत या फिर क्षत्रिय पर कंट्रोल करके रखते थे। और अगर तलवार पर कंट्रोल हो जाता था इससे, तो तलवार जो बुलवाएगा वही आप बोलिएगा, तलवार जो करवाएगा वही आप करिएगा। तो इस तरीके से कंट्रोल करते थे। तो नेचुरल लॉ फिलॉसफी क्या था ना कि वो डराने वाली चीजें थी उसमें कुछ, जैसे कि भगवान जो है वही सब कुछ है, सबसे बड़ा भगवान है, वही जो लॉ बनाता है वही हमारे लिए है, वही जो कह देता है वही हमारे लिए है। अगर भगवान चाहता है कि आज बारिश हो तो हमें उस बारिश को रोकने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, हमें फसलों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान चाहता है कि बारिश हो। लेकिन इसके अलावा अच्छी चीजें भी थी नेचुरल लॉ में, जैसे कि वो मोरालिटी की बात करते थे, मॉरल बिहेवियर को बनाए रखना चाहिए सोसाइटी में, है ना। दीज आर नेचुरल एट्रीब्यूट्स ऑफ द ह्यूमन काइंड। दूसरा चीज क्या था, रीजनिंग को इंसान को मेंटेन करके रखना चाहिए। जो भी वो काम करता है उसको उसके पीछे एक रीजन उसको प्रॉपर होना चाहिए, तभी वो उस काम को करे, ठीक है। जस्टिस को मेंटेन करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ इनजस्टिस हो जाए, क्योंकि ये चीजें जो है ये नेचुरल थिंग्स हैं। किसी के साथ अगर अनजस्टिस हो जाता है तो सोसाइटी उस टाइम पर मानती थी कि नहीं उसके साथ गलत हुआ है, क्योंकि भले लोग थे उस समय, क्योंकि वो नेचुरल लॉ से गवर्न होते थे। तो नेचुरल लॉ जो जो उनको सिखाता था, नेचुरल लॉ फिलोसोफर जो जो सिखाते थे वो उसी को मानते थे। ओके, तो भले लोग जो थे भलाई ही करेंगे, और अगर किसी के साथ अनजस्टिस हो जाएगा तो वो बोलेंगे कि अनजस्टिस हो गया इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो अनजस्टिस करने वाले उस जमाने में भी थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो लोग थे वो जस्टिस करवाने वाले या भले लोग थे। तो नेचुरल लॉ फिलॉसफी जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि जो भी चीजें इंसान को गवर्न करती हैं वो सारी इंसान के अंदर से ही आती है, इनहेरेंट है इंसान के अंदर। और जो चीजें इनहेरेंट नहीं है वो भगवान के थ्रू आती है इंसान के ऊपर। तो जो भगवान चाहता है वही इंसान को मानना चाहिए। भगवान कौन है किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन जो पावर में होता था वो ऐसा दिखाता था कि मैं भगवान से बात करता हूँ, और भगवान ने बोला है ऐसा करने, भगवान ने बोला है वैसा करने, भगवान ये चाहते हैं, भगवान वो चाहते हैं। इस तरीके की दुनिया भर की बातें बोलता था। और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो वो क्या करते थे कि सोम रस एक आता है, सोम रस को वो पीकर और इससे झूमते थे जैसे कि उनके ऊपर जो है भगवान का पूरा साया है और वो भगवान से बातें कर रहे हैं, जबकि वो लिकर होता था, अल्कोहल होता था। सो इस तरीके की चीजें आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। नाउ इससे चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ऐसा क्या था इनमें जिससे कि चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी? तो इससे चेंज करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो नेचुरल लॉ फिलॉसफी है वो बात करता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक ऐसे पावर की जिसके जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। कोई नहीं जानता है कि वो पावर जो है वो एग्जिस्ट करता भी है ह्यूमन बींग्स के अबव या नहीं, किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए कुछ लोगों ने, जब रेनेसांस हुआ,
जब यूरोप में रिफॉर्मेशन का टाइम आया, रेनेसांस का टाइम आया, लोग जो है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिग्निटी की जब बात करने लगे, तब उन्हें रियलाइज हुआ ये चीज कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। दो दे डिड नॉट नेग्लेक्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द गॉड, लेकिन प्रेजेंट टाइम के लिए हमसे बड़ा कोई नहीं है। दरकिनार कर दिया भगवान के पावर को, भगवान के पावर को नेग्लेक्ट मतलब ना नहीं बोला कि वो है नहीं, लेकिन ठीक है अपनी जगह है, वो होगा, लेकिन हम यहाँ पे राजा हैं भैया, हमसे बड़ा कोई नहीं है यहाँ पे। इंसान जो है वही सबका राजा है, इंसान जो है वही सबके लिए कुछ ना कुछ करता है। इंसान का जानवरों पर अधिकार है, इंसान का इंसान पर अधिकार है। इंसान ही सबके लिए लॉ बनाएगा और इंसान ही सबको फोर्स करेगा लॉ को फॉलो करने के लिए, और अगर कुछ डिस्प्यूट आती है तो उसको इंसान ही सॉल्व करेगा। तो भगवान जैसी चीज तो हमें कभी दिखी नहीं, ना आई ना गई, तो हम क्यों आखिर भगवान को इतना तवज्जो दे रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज शुरू हुई और यहाँ से लोग जो है वो इसी वजह से इनकी बातों पर ज्यादा गौर करने लगे, क्योंकि ये उन बातों के बारे में बताते थे जो कि दिखता था। अगर कोई बोलता है कि मैं ये लॉ बना के दे रहा हूं आपके लिए, मैंने मेहनत की है, वो इंसान दिखता था, उसका मेहनत दिखता था, उसका काम किया हुआ दिखता था। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि भगवान ने बना कर दिया है, न तो भगवान दिख रहा है, न भगवान का बनाया हुआ लॉ दिख रहा है, क्योंकि भगवान जो भी देता है वो एक दिन का रिजल्ट अगले दिन नहीं दे देता है। भगवान जो रिजल्ट देता है वो कई सदियां लग जाती हैं उस रिजल्ट तक आने में। तभी ये कहावत भी बनी हुई है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बहुत साल लग जाते हैं, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, तो बहुत साल लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है इस चीज को रियलाइज करने में कि ये चीज उस समय का फल था जो मैंने उस वक्त गलती की थी, और इतने टाइम में शायद जिसके अगेंस्ट गलती की थी उसकी मौत भी हो गई होती है। तो इस तरह के जस्टिस का क्या फायदा। जो लोग थे उन्होंने भी यही सोचा कि इस तरह के जस्टिस का जो कि भगवान से हमें मिल रही है, क्या फायदा। जस्टिस तो वो होती है जो कि समय पर मिले, है ना। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितना डिले करिएगा उतना ही आप डिनाई कर रहे हैं हमारी जस्टिस को। ये सारी ह्यूमन बींग्स के दिमाग में खिचड़ी पक रही थी उस समय। उसी में से एक महाशय निकल कर आ गए, जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और जेरेमी बेंथम के शिष्य थे जॉन ऑस्टिन। Now, Jeremy Bentham was the person whose theory is based on the utilitarian concept. Utilitarian concept मतलब क्या होता है, that everything that we do, everything that happens in this world must be actuated, must be performed in such a manner that it acts as a benefit for the humankind. क्योंकि ऑलरेडी पेन्स इतने ज्यादा हैं सोसाइटी में, सोसाइटी में ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेशर है, लोग मतलब मर रहे हैं, जी रहे हैं, प्रॉब्लम्स दुनिया भर की हैं। तो कम से कम जो एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग्स कर रहा है वो इस तरीके की होनी चाहिए ना कि उन पेन्स एंड प्रेशर्स को कम कर सके। यूटिलिटी तो होना चाहिए ना उनका कुछ। तो इसीलिए इनके कॉन्सेप्ट को यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म की बात करते थे, क्योंकि ये पर्सनल गेन एंड पर्सनल लॉस के बारे में फोकस करते थे। एक इंसान का पर्सनल गेन और पर्सनल लॉस जो है वो किस तरीके से सोसाइटी पर इफेक्ट डालता है, या सोसाइटी को किस तरीके से एक इंसान के पर्सनल गेन और पर्सनल लॉस पर ध्यान देते हुए लॉस को बनाने चाहिए, सच दैट कि उसका प्रेशर या पेन कम से कम हो सके। और इसीलिए इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। कि लॉ जो है वो ऐसा होना चाहिए, लॉ जो है वो हमें क्या दे, लॉ मैक्सिमम गुड दे फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, then only the pain and the pressure of the people will be reduced and the pleasure in the society will increase। तो इनकी थ्योरी, ये यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट यही चीज के बारे में बात करता था। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ऑस्टिन ने अपनी थ्योरी को प्रोपाउंड किया। अब ऑस्टिन की जो थ्योरी आई, ऑस्टिन ने उस वक्त, ऑस्टिन वाज अ पर्सन हु वर्क फॉर 5 years एज अ मिलिट्री पर्सनल। तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर ये चीज ज्यादा थी कि यस सर, नो सर, मतलब कमांड लेने वाली जो आदत होती है एक एक सेना नायक में, कि कमांड लेना है उसे आता है अच्छे से, किस तरीके से कमांड लेना है, और चाहे सर कट जाए लेकिन कमांड को मरते दम तक फुलफिल करने के लिए यत्न प्रयत्न सब करते रहना है। तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी थी, और उसके अंदर मिलिट्री में जाने के बाद वो चीज और बढ़ गई थी।
Now, in European countries, most of the countries, their military system is compulsory. इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर गए थे, क्योंकि जर्मनी में रहते तो उनको मिलिट्री कंपलसरी थी, स्विट्जरलैंड में नहीं था, तो इसीलिए वो वहां से अपना सिटीजनशिप छोड़कर स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर गए थे। तो ये तो खैर अलग चीज है, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जॉन ऑस्टिन जो थे, जॉन ऑस्टिन की जो थ्योरी थी, उनकी थ्योरी में भी आप झलक देखेंगे अपने मिलिट्री का। ओके, मिलिट्री के इन्फ्लुएंस, मिलिट्री की ट्रेनिंग का आप झलक देखेंगे जॉन ऑस्टिन की थ्योरी में। ठीक है, तो जॉन ऑस्टिन ने क्या बोला? जॉन ऑस्टिन ने बोली 4 चीजें हैं भैया, यही 4 चीज है जो कि जॉन ऑस्टिन की पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करती है। पहला तो लॉ जो है हम उसे ही मानेंगे जो कि एज अ कमांड आएगी। लॉ हम उसे ही मानेंगे जो एज अ कमांड आएगी। तो किससे कमांड आएगी? एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सुपीरियर, जिसको कि उसने बोला सॉवरिन, सॉवरिन बॉडी, उससे आएगी। तो 2 चीजें हो गई, पहला तो कमांड हो गया, दूसरा हो गया बाय अ सॉवरिन बॉडी। ठीक है, अब सॉवरिन बॉडी जो भी कमांड देगा, उस कमांड की वजह से मेरी एक ड्यूटी बनेगी उसको फुलफिल करने की। जैसा कि मिलिट्री में होता है कि कोई अगर कमांड देता है ऑफिसर, तो जिसको कमांड दे रहा है उसकी वो ड्यूटी बनती है कि वो उस कमांड को पूरा करे। ठीक है, तो ड्यूटी तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज क्या है? अगर आप कमांड को नहीं मानिएगा, अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करिएगा, then in that case there will be sanctions against you. You will be punished for that non performance of the duty, not obeying the commands of the sovereign. और पूरी की पूरी जो थ्योरी है इसी के चारों तरफ वो घुमाते रहता है, घुमाते रहता है, और आपको लगता है कि क्या बोल गया यार, ये तो पहले ही से पता था हमें कि एक मिलिट्री में किस तरीके से काम होता है। मिलिट्री का जो लॉ होता है वो तो इसी तरीके का होता है। ये कमांडेंट होता है, वो ऑर्डर देता है, आपकी ड्यूटी है करने की, आप नहीं करिएगा तो पनिशमेंट मिलेगा। और मिलिट्री का यही लॉज होते हैं, मिलिट्री इन्हीं लॉज पर काम करता है कि वॉट एवर दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर सुपीरियर इज एन ऑर्डर। वहां पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, इज एन ऑर्डर। और जो लॉज होती है, मिलिट्री लॉज जो होती हैं, वो इसी तरीके से काम करती हैं। नया तो कुछ उसने बता नहीं दिया, तो लोग इतना मतलब क्या क्या बवाल कर दिया, ओह क्या मतलब कर दिया, इतना क्यों करने लगे। और एग्जाम में 25 नंबर का ऑस्टिन का क्वेश्चन आपके रख देता है धड़ से। 25 नंबर के क्वेश्चन में ये भी नहीं सोचता है कि बच्चे जो है पक गए हैं लिख लिख के ऑस्टिन ऑस्टिन ऑस्टिन, हर साल पूछ देता है ऑस्टिन। कुछ नया पूछो भाई, इतने सारे और फिलोसोफर्स हैं उनके बारे में पूछो, ऑस्टिन को पकड़ के बैठ गए हैं। इसने जो बात कही थी वो पहली बार कही थी। पता सबको होता है, लेकिन जिसने पहली बार बोला नाम उसी का होता है। और इनकी थ्योरी इसीलिए इतनी ज्यादा फेमस हुई क्योंकि ये सबसे पहली बार इन चीजों पर गौर करवाए, और सबसे पहली बार लोगों का जो अटेंशन है इस चीज की तरफ आकर्षित किया। यार ये जो बता रहा हूं ना मैं, ये यही है जो लॉ का प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड। अपनी जो किताब है, जो नोट्स उन्होंने लिखे थे, रिसर्च किया था, इसी में उन्होंने सारी की सारी बातें बताई हैं। तो ही वॉज एबल टू डिफाइन अ पैरामीटर्स, अ बाउंड्री ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, कि जूरिस्प्रूडेंस में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, जूरिस्प्रूडेंस में हमें क्या क्या बातों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी बातें जो आपके जूरिस्प्रूडेंस की नोट्स है ना, उसमें ये सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं, कोई ऐसे भरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऑस्टिन की जो थ्योरी है, वो ऑस्टिन की थ्योरी में और क्या क्या चीज है, तो सिर्फ 4 बातें तो मैंने अभी बताई आपको। लेकिन अगर ये 4 बात आप एग्जाम में लिखेंगे तो क्या इससे मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। वो क्या है? ऑस्टिन का ये बोलना था कि हम ऐसा करते हैं कि हम धीरे धीरे अलग करते जाते हैं। किस चीज को? धीरे धीरे अलग करते जाते हैं उन लॉज को जो कि लॉ जूरिस्प्रूडेंस में नहीं होगी। तो उसके लिए उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप खत्म करने लग गए वो, और स्टेप बाय स्टेप वो जो चीजें वो लॉ में नहीं होनी चाहिए उनको वो खत्म करते जाते थे, एक रीजनिंग देकर उनको वो खत्म करते जाते थे। तो आखिर
किन लॉस को उन्होंने खत्म किया और क्या रीजनिंग उनकी रही होगी, वो चीज पर हमें गौर करने की जरूरत है। ठीक है। नाउ सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि जो लॉज हैं इन टोटलिटी दो भाग में है डिवाइडेड। पहले जो लॉज हैं दे आर द प्रॉपरली सो कॉल्ड, और जो दूसरे लॉज हैं दे आर इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड का क्या मतलब? प्रॉपरली सो कॉल्ड और इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड का ये मतलब है दैट कुछ लॉज जो हैं वो एक्चुअली में लॉज होने के लिए काबिल हैं, लेकिन कुछ लॉज जो हैं वो बस वैसे ही लोग मान लेते हैं कि वो लॉज हैं। दैट इज व्हाई दे आर इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। इसको उन्होंने कैसे डिफरेंशिएट किया? तो लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड को उन्होंने बताया कि दीज आर जस्ट द लॉज ऑफ एनालॉजी। सिर्फ कंपैरिजन है ये कोई लॉ नहीं है, कंपैरिजन है एक के ओपिनियन का दूसरे के ओपिनियन से। एक अगर कुछ ओपिनियन देता है किसी चीज के बारे में, तो उसके ओपिनियन को किसी और के ओपिनियन सेम चीज के बारे में जब हम कंपेयर कराएंगे, तो क्या वो जो ओपिनियन है वो लॉ बन जाएगा? क्या वो एनालॉजी जो हम करवा रहे हैं वो लॉ बन जाएगा? वो लॉ नहीं बनेगा, वो लॉ होना नहीं चाहिए एक्चुअली, वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि लॉज ऑफ फैशन। लॉज ऑफ फैशन क्या है भाई? अब लोग बात करते हैं एक दूसरे से और अपना मतलब पॉइंट को प्रूव करने के लिए दुनिया भर की बातें कह देते हैं। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए यहां से वहां से जहां से भी उनको पॉइंट प्रूव करने के लिए पॉइंट मिले वो रखते जाते हैं। तो क्या वो जितनी भी चीजें रख रहे हैं क्या वो लॉ का सब्जेक्ट मैटर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना उसमें। आज वो ये बोल रहा है कि आज ये चीज है, कल थोड़ा और पढ़ लिख लेगा तो कल कुछ और बोलने लग जाएगा, कल कुछ और ओपिनियन वो ला के रख देगा आपके सामने। तो ऐसे तो लॉ मतलब डेली चेंज होने लगेगा, है ना? तो ये भी उनका किसमें आया? लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड में। ठीक है। तो ये दो चीजें थी जो कि उसके बाद फिर वो नेचुरल लॉज बोल रहा हूँ, वो बात करते थे उन लॉज की जो कि आपका यूनिवर्स का जो लॉज है वो भी इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड में। जैसे कि आपका सन जो है उसके चारों तरफ अर्थ घूमता है, ये नेचुरल लॉ मतलब ये साइंस है, एक्चुअली प्योर साइंस है। और ये यूनिवर्सल लॉज हैं। ये यूनिवर्सल लॉज तो जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इससे इंसान का क्या लेना देना है। उनका पूरा जो मकसद था वो यही था कि हम कुछ ऐसा करें जो कि इंसान से इफेक्टेड हो, इंसान के बाहर जो चीजें हैं उनसे इफेक्टेड ना हो। तो इंसान ही बनाएगा अगर लॉस, तभी तो इंसान के से इफेक्ट होगा ना। तो यही चीज, यही रीजन है कि वो जो है इन चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते थे, जो अभी मैंने आपको लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड बताया। ठीक है। इसका पूरा का पूरा मैं आपको एक चार्ट बनाकर दे दूंगा, और अगर आपके पास दुक्की पहले से होगा जूरिस्प्रूडेंस का तो सिंघल का दुक्की, तो उसमें आपका चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। है किसी के पास सिंघल की दुक्की? यस सर, मेरे पास। हाँ, तो उसमें देखिएगा आप पूरा का पूरा बना हुआ है, एक चार्ट बना हुआ है प्रॉपरली सो कॉल्ड इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड का, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ क्या है? इंटरनेशनल लॉ दो लोगों के बीच में समझौता है, और समझौता को हम लॉ कैसे मान लें? जबकि उनका ये मानना था कि लॉ जो है वो कमांड होना चाहिए कमिंग फ्रॉम द सॉवरेन बॉडी विच imposes a duty on the society, and if you don't perform that duty then there will be sanctions। तो हम कैसे मान ले कि समझौता इज इम्पोजिंग एनी सैंक्शंस? क्योंकि समझौता तो एग्रीमेंट होता है ना, और एग्रीमेंट में तो पनिशमेंट या फिर सैंक्शंस हो नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने एग्री किया है उस चीज पर, खुद ही एग्री किया, अपनी विश से एग्री किया है, किसी ने आपको कंपल्शन नहीं दिया है। सो इंटरनेशनल लॉ को उन्होंने बोला दैट दीज आर जस्ट पॉजिटिव मोरालिटी। ये सारे की सारी क्या है? सिर्फ पॉजिटिव मोरालिटी है। ओके। पॉजिटिव मोरालिटी जो है, क्यों बताया उनको? क्योंकि एक इंसान मॉरली जब दूसरे कंट्रीज के साथ में एग्रीमेंट करता है, दैट एग्रीमेंट ही इज डूइंग जस्ट बिकॉज ही इज होल्डिंग अ पोजिशन
पॉजिटिव वर्ड को आप प्लस माइनस वाले पॉजिटिव से मत समझिए कि अच्छा और बुरा। पॉजिटिव वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम पॉजिटस। पॉजिटस वर्ड का मतलब होता है बाय द वर्च्यू ऑफ होल्डिंग अ पोजिशन। पोजिशन से रिलेशन है इसका। सो पोजिशन है, इसीलिए इनकी थ्योरी को पॉजिटिव लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि इंसान जो भी लॉस पास कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट पोजिशन दैट ही इज और शी इज होल्डिंग, तो इसीलिए इनके लॉस को पॉजिटिव लॉ भी मानते हैं, है ना। सो जितने भी लोग ये मानते हैं कि लॉस जो है वो एक इंसान के पोजीशन से आ रहा है, यानी वो इंसान इसीलिए वो पावरफुल में है क्योंकि वो एक पोजीशन होल्ड करता है और वहीं से लॉ बनकर आ रहा है, वो सारे पॉजिटिविस्ट होते हैं। और जो भी ऐसा मानते हैं कि लॉस जो है वो एक पोजीशन से नहीं आ रहा है, वो आसमान हेवनली बॉडी से आ रहा है, नेचुरली इनहेरेंटली आ रहा है, देन दे आर द नेचुरलिस्ट। तो दो तरह की कैटेगरीज है, वन आर द नेचुरलिस्ट एंड द सेकंड वन इज पॉजिटिविस्ट। तो जेरेमी बेंथम का ये बोलना था, सॉरी जेरेमी बेंथम बोलने लग गया, जॉन ऑस्टिन का ये बोलना था कि आप जो भी पॉजिटिव मोरालिटी है सोसाइटी में, उसको आप लॉ का लॉ से लेना देना नहीं रखिए, वो जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कमांड या फिर सैंक्शन या वहां से उसका कोई लेना देना ही नहीं, समझौता ही है तो सिंपल सा, और क्या है वो, ठीक है। लीगल सैंक्शंस है नहीं उसमें। लीगल सैंक्शंस क्या होता है, जो भी आप पनिशमेंट देते हैं किसी चीज को नहीं करने के लिए, अगर वो करना होता था और करने के लिए अगर वो नहीं करना होता था, तो फिर वो लीगल सैंक्शंस होता है। जैसे कि हमारा आईपीसी है, आईपीसी में कुछ पनिशमेंट्स ऑफेंसेस डिफाइंड है, आपको पनिश किया जाएगा अगर आप ये ऑफेंसेस करेंगे। तो वो जो पनिशमेंट जो है वो क्या लीगल सैंक्शन दे रहा है ना, क्योंकि आपको कुछ बोल रहा था कि नहीं करो बेटा, नहीं तो पिटोगे, नहीं तो जेल जाओगे, नहीं तो उम्र कैद होगी। तो इसीलिए मोरालिटी और लॉस का कोई लेना देना ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां मोरालिटी होती है वहां लॉस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लॉस तो मोरालिटी नहीं, लॉस जो होता है ड्यूटी मांगता है। लॉस अब प्रेम भावना से नहीं होना चाहिए, वो कमांड की तरह होना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने ये बताया कि अब हम इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड तो जान लिए कि क्या है, अब प्रॉपरली सो कॉल्ड में क्या आएगा। लॉस प्रॉपरली सो कॉल्ड में जो आएगा, पहला तो आएगा कि जो भी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सुपीरियर से आ रहा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सुपीरियर से क्या क्या चीजें आती हैं। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सुपीरियर से आता है आपका कमांड्स। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सुपीरियर, पहली बात तो होता कौन है, हु इज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सुपीरियर, कौन होता है ये। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सुपीरियर वो आदमी होता है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट है, किससे, उसके ऊपर कोई नहीं है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है। दूसरा वो पॉलिटिकल है, और तीसरा वो सुपीरियर है, यानी सबके लिए वो सबके लिए जो भी वो बोलेगा, एवरीवन इज हैबिचुअली ओबीडियंट, तभी वो सुपीरियर है। तो एवरीबडी इज पेइंग अ हैबिचुअल ओबीडियंस टू दैट पर्सन, देन ओनली ही बिकम्स अ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सुपीरियर। नाउ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सुपीरियर को ऑस्टिन जो है वो कंपेयर करते हैं सॉवरेन से। ओके, नाउ सॉवरेन का डेफिनेशन बताने के लिए वो बोलते हैं कि सॉवरेन जो है दो तरीके के, मतलब उनका कैरेक्टर्स होता है। कोई भी बॉडी सॉवरेन होगी या नहीं होगी, उसके लिए दो चीजें जो है वो देखना पड़ता है। एक को उन्होंने बोला पॉजिटिव मार्क और दूसरे को बोला नेगेटिव मार्क, ठीक है। मेरी बात को आप लगातार ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी मिस आउट नहीं करिएगा, नहीं तो बीच से गोल हो जाएगा। सो एक को बोला पॉजिटिव मार्क और दूसरे को बोला नेगेटिव मार्क, यानी ये दो चीजें हैं जो देखा जाएगा पता करने के लिए कि बॉडी सॉवरेन है भी कि नहीं है। ओके, तो सॉवरेन बॉडी में पॉजिटिव मार्क और नेगेटिव मार्क का क्या मतलब है। पॉजिटिव मार्क यानी कि वो बंदा एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट सुपीरियर है, एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सुपीरियर है, ठीक है। और कुछ लोग उसको हैबिचुअल ओबीडियंस पे करते हैं, यानी कुछ लोग उसको हैबिट में है ओबे करने के। दिस इज द पॉजिटिव मार्क। ओके, व्हाट इज द नेगेटिव मार्क। नेगेटिव मार्क इज दैट this independent political superior is not bound by any other person in the world to pay his homage.
यानी ये इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सुपीरियर ये किसी और को हैबिचुअल ओबीडियंस पे करने के लिए बाध्य नहीं है पूरी दुनिया में। अगर ये दोनों एलिमेंट्स हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं सॉवरेन, तब उसको हम लोग सॉवरेन बोलते हैं। तो ये आज के डेफिनेशन से कैसे अलग है? आज सॉवरेन कौन है? वी द पीपल आर द सॉवरेन। लेकिन हम तो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं, और उस जमाने का जो डेफिनेशन था सॉवरेन उसका ये था कि सॉवरेन के ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर तो पार्लियामेंट भी है, हमारे ऊपर तो जुडिशरी भी है, हमारे ऊपर तो कॉन्स्टिट्यूशन भी है। और अगर पार्लियामेंट को हम मानते हैं सॉवरेन तो पार्लियामेंट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर है। जुडिशरी को मानते हैं तो जुडिशरी के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पीपल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पीपल कैसे हैं? क्योंकि हमारा प्रियम्बल ये चीज बताता है दैट वी द पीपल आर द सॉवरेन। ये चीज कहां लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट पीपल आर द सॉवरेन। खोल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है वो। तो ये डेफिनेशन पुराने डेफिनेशन से इस तरीके से अलग है। नाउ जो डेफिनेशन ऑस्टिन ने दिया था, पॉजिटिव मार्क एंड द नेगेटिव मार्क, आप ये आंसर में जरूर लिखिएगा, अंडरलाइन करके लिखिएगा। सर उसके बाद हाँ, एक बार नेगेटिव आप फिर से समझा दीजिए। पॉजिटिव तो समझ आ गया ना? दोनों समझा दो एक बार फिर से। देखिए, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, इंडिया में प्रेसिडेंट भी है, ब्रिटेन में राजा है यानी किंग है, और वहां पर प्राइम मिनिस्टर भी है। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसको पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि उसको क्या क्या अधिकार है, क्या क्या पावर है, क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव द प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही ना उसको पावर दे रहा है। अगर प्रेसिडेंट को जो भी पावर्स हैं वो उसके इनबिल्ट इनहेरेंट पावर्स होते तो फिर वो किसी दूसरी जगह से थोड़ी आता। लेकिन प्रेसिडेंट को जो पावर्स मिल रहा है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से जब आ रहा है उसका पावर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग विच इज अबव द प्रेसिडेंट। तो ये जो मार्क होता है, दिस इज द पॉजिटिव मार्क, कि प्रेसिडेंट इज हैबिचुअली ओबेइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली द इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सुपीरियर इज देयर एंड देयर आर पीपल, so the people are in the habitual obedience towards the independent political superior. This is the positive mark. पॉजिटिव मार्क का कहने का ये मतलब है कि क्या होना चाहिए। तो पीपल जो है उनका हैबिचुअल ओबीडियंस होना चाहिए किसकी तरफ? इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सुपीरियर की तरफ। ये पॉजिटिव मार्क है। नेगेटिव मार्क क्या है? नेगेटिव मार्क वो मार्क है जो कि बताता है कि क्या नहीं होना चाहिए, यानी कि सॉवरेन बनने के लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, दोनों बातें बताते हैं ऑस्टिन। जो होना चाहिए वो है पॉजिटिव मार्क, और जो नहीं होना चाहिए वो है नेगेटिव मार्क। नेगेटिव मार्क में क्या आएगा? नेगेटिव मार्क में आएगा इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सुपीरियर इज नॉट हैबिचुअली obedient towards any other person in the world। ठीक है, यानी वो सबसे सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई नहीं है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अंडर द क्राउन, वो एक कंपनी थी, वो क्राउन नहीं थी। क्राउन वाज होल्डिंग अथॉरिटी ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। Crown has given the charter to the East India Company, which made it possible for the East India Company to come and do business in India. सो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पर रूल करती थी, लेकिन एक्चुअल जो रूलिंग था वो तो क्राउन कर रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर हम सॉवरेन एक्सप्लेन करते हैं तो वो सॉवरेन नहीं है। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ पीपल का तो हैबिचुअल ओबीडियंस था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी was also having habitual obedience towards the crown, so the negative mark in East India Company was absent. Okay, the negative mark was absent, that is why East India Company was not a sovereign body। अब आया समझ में?
सर मतलब नेगेटिव में सॉवरेन बॉडी के ऊपर कोई नहीं होता, बट सॉवरेन का तो मतलब ही ये होता है ना कि इट इज सुप्रीम, उससे ऊपर वैसे ही कोई नहीं होता। अभी अभी आप जो अपने दिमाग में पहले से रखे हैं उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए। अभी आप 18वीं सदी में जी रही हैं। उस वक्त सॉवरेन क्या होता है किसी को नहीं पता था। 18th सेंचुरी में अभी मैं आपको लेकर आया हूं। ठीक है। नाउ यू आर इन द 18th सेंचुरी। आप अभी जो बोल रही हैं वो आपका करंट नॉलेज है। बट नाउ आई हैव टेकन यू टू 18th सेंचुरी। और 18th सेंचुरी में जब ये चीज, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। फिलॉसफी पढ़ने से पहले आपको अपने आपका जो भी नॉलेज है उसको भूलना पड़ता है, क्योंकि अब आप अपने बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। अब आप लोग क्या सोचते थे उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब आप क्या सोचा उनका सोचा को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कराइए। पहले उनके सोचे को अच्छे से समझ लीजिए कि वो क्या बोलना चाह रहे थे। उसके बाद जो अच्छा लगे रख लीजिए, जो ये तरीका होता है। ठीक है। ओके मलिका। हाँ जी। तो फिलॉसफी में जैसे ऑस्टिन की थ्योरी है, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव मार्क और नेगेटिव मार्क। और सॉवरिन का मीनिंग क्या है आज की डेट में वो बदल चुका है। उस समय की डेट में सॉवरिन को एक्सप्लेन कर रहे थे ऑस्टिन कि सॉवरिन का मतलब क्या होता है। आज की डेट में सॉवरिन इज डिफरेंट। अभी मैंने बताया कि आज की डेट में सॉवरिन क्या है। इंडिया अगर बोलते हैं कि इंडिया में हु इज द सॉवरिन, तो कौन अपने आप को सॉवरिन प्रूव कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पीपल आर द सॉवरिन, है ना। जबकि पीपल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। और सॉवरेन बॉडी जो है वो होती है जो कि सबके ऊपर होती, सबसे फ्री होती है। तो सब तो एक दूसरे से लिंक्ड है, कोई ऐसा नहीं है जो कि एकदम ऊपर है। डिक्टेटरशिप तो चल नहीं रही है यहाँ पे। तो सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, चेक एंड बैलेंसेस सब में बना हुआ है। तो सॉवरेन बॉडी का जो कैरेक्टर है वो बदल चुका है। इंडिया इज स्टिल अ सॉवरेन कंट्री, देयर इज नो डाउट इन दैट। बट द डेफिनेशन हैज चेंज्ड फ्रॉम टाइम। 200 साल से डेफिनेशन जो है वो आज की डेट में चेंज हो चुका है। तो पॉजिटिव मार्क और नेगेटिव मार्क आप इस तरीके से समझिए कि वो 18वीं सदी थी, आज की डेट से नहीं समझिए। ये मत एक्सेप्ट एज्यूम कर लीजिए कि सॉवरेन का मतलब तो फ्री होता है, ये एज्यूम मत करिए। ठीक है। ओके। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। आपका जो नॉलेज पहले से है उस पर अभी ध्यान नहीं दीजिए। बताइए। क्योंकि ओके सर देखिए आप। अगर आप कंफ्यूज हुए तो मतलब कि मेरा अगला 1 घंटा 1.5 घंटा बेकार हो जाएगा। अगर आप अभी कंफ्यूज हुए तो अगला सर जो भी एक्चुअली बोलूंगा सब बेकार हो जाएगा। मुझे इन दोनों में क्लियर डिस्टिंक्शन अभी तक दिखी नहीं है। पॉजिटिव मार्क तो मैं समझ गई, पर ये जो हैबिचुअल हाँ। ओबीडियंस है, ये टुवर्ड्स द पॉलिटिकल हम्म सुपीरियर हो रही है ना। हम्म। और नेगेटिव मार्क में ये लिखा है कि पॉलिटिकल सुपीरियर इज नॉट बाउंड टू पे होमेज टू एनीवन। हाँ। उसका क्या मतलब है? पॉलिटिकल सुपीरियर एक आईएएस ऑफिसर पॉलिटिकल सुपीरियर है। बताइए। और एक एमएलए पॉलिटिकल सुपीरियर है, मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर। नो सर, सीएम है वहां पे। ठीक है, सीएम है ना पॉलिटिकल सुपीरियर। और सेंट्रल में कौन है? प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल सुपीरियर। तो अगर सीएम में और प्राइम मिनिस्टर में हम कंपैरिजन करवाएंगे तब फिर पॉलिटिकल सुपीरियर कौन है? पीएम। सीएम। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल लेवल पे है, उसके अंडर सीएम आता है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप यहाँ पर कंपैरिजन करके देखिए। आपको यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको फाइंड आउट करना है पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क। तो एक क्राइटेरिया को पकड़िए, और वो क्राइटेरिया क्या है?
habitual obedience towards your superior. Okay, in this case CM is also a superior and PM is also a superior, but in their own arena, वो अपने ही एरिया में सुपीरियर है ना। लेकिन अगर दोनों को मिला देंगे तो एक्चुअल में सुपीरियर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो वही मैं समझा रहा हूं कि हैबिचुअल ओबीडियंस जो कि लोग हैं, हैबिचुअल ओबीडियंस बाय द पीपल इज पेड टू द इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सुपीरियर। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिपेंडेंट बॉडी थी। इंडिपेंडेंट इस तरीके से नहीं थी कि वो जो भी डिसीजन इंडिया में लेती थी बहुत हद तक खुद लेती थी, इसीलिए मैं इंडिपेंडेंट बोल रहा हूं। आप इंडिपेंडेंट एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट मत समझ लीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज आल्सो habitually obedient towards someone, and who was he? It was the crown. तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लाइक द सीएम, और उसके नीचे कौन थे? पीपल। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कौन था? उसका पीएम, सच एज द क्राउन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी दूसरे पॉलिटिकल सुपीरियर के अंडर या फिर उसको हैबिचुअल ओबीडियंस नहीं पे करेगी, ये नेगेटिव मार्क है। और जो लोग हैं वो अपना हैबिचुअल ओबीडियंस ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करेगी, ये पॉजिटिव मार्क है। अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। हाँ सर, एक और बात, जैसे ये नेगेटिव मार्क है तो हम इसको एक वे में ये कह सकते हैं ना कि कोई भी एब्सोल्युटली सोवरेन नहीं होता। नहीं, हाँ बोल सकते हैं, नहीं होता है कोई भी एब्सोल्युटली सॉवरेन, हाँ लेकिन जी, क्योंकि आपने पॉजिटिव मार्क वाले में सीएम एंड पीएम का एग्जांपल दिया, तो हाँ वो अपनी मैं अपनी जगह पे सोवरेन है, बट अगर उनके बीच में डिस्टिंक्शन करना पड़े तो पीएम इज सोवरेन। बट बट आई ऐसा, गेव यू एन एग्जांपल इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। आप यहाँ पर समझिए कि आप अभी 18th सेंचुरी में हैं, और 18th सेंचुरी में अगर हम जाते हैं तो वहां पर राजा होता था, और राजा के ऊपर कोई नहीं होता था, राजा के ऊपर कोई भी नहीं होता था। वो अपना पॉलिटिकल ओबीडियंस किसी को पे नहीं करता था क्योंकि वो तो वो ब्रिटेन का नेगेटिव राजा मार्क था। हुआ ना। वो नेगेटिव मार्क एब्सेंट था, वहां पर नेगेटिव मार्क जो है वो एब्सेंट था। देयर वाज अ पॉजिटिव मार्क, बट नेगेटिव मार्क वाज, सॉरी, नेगेटिव मार्क जो था वो भी प्रेजेंट था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई नहीं था, सो नेगेटिव तो मार्क वही भी प्रेजेंट था। वही पूछ रही थी मैं कि ये नेगेटिव मार्क का एग्जांपल हो गया कि उनसे ऊपर कोई नहीं है, और ये नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ क्योंकि हाँ जब आपने हाँ स्टार्ट किया था तो यही बोला था कि सोवरेनिटी में पॉजिटिव मार्क होना चाहिए एंड नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इन शॉर्ट एब्सोल्युटली सोवरेन कोई नहीं होना चाहिए। हाँ। ओके। नहीं 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 नहीं, अरे आप फिर गलत समझ गई। अब तो नेगेटिव देखिए, मार्क में आपने बोला कि उसके वो फ्री नहीं है पॉलिटिकल सुपीरियर। मैं आपको समझाता हूँ, आप गलत ले रहे हैं। देखिए, मार्क का ये मतलब है कि उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए मैं नहीं बोल रहा हूं। इफ आई से दैट आई वॉन्ट यू टू डू दिस, देन आई मीन दैट आई वॉन्ट यू टू डू दिस। और मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं कि आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दिस, दैट डजेंट मीन कि आई एम टेलिंग यू कि इसको नहीं होना चाहिए। यहां भी मैं यही बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। सर ये एग्जांपल सर के ऊपर से गया है मेरे। अच्छा देखिए, बच्चे खेलने जाते हैं। हाँ यस प्लीज आयुषी, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर ऑडिबल, प्लीज बोलिए क्या बोलना है। यस सर। सर मतलब ये सिंपल से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है समझाने में, तो ये यही इसका यही मतलब है ना कि पॉजिटिव मार्क मतलब क्या होना चाहिए, और होना ये चाहिए 18th सेंचुरी में ये होना चाहिए कि जो वो सुपीरियर है उसे सब हम्म। फॉलो करे, मतलब उसे होमेज पे करे हाँ सब। और क्या हाँ नहीं हाँ। होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी को होमेज पे करे। सिंपल सा यही यस मतलब है ना यस कि मतलब यस यस। नेगेटिव मार्क का है कि क्या नहीं होना चाहिए, और होना ये नहीं चाहिए कि उसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। जो सुपीरियर है वो सुपीरियर है, हाँ मतलब एब्सोल्युटली सुपीरियर है। और ये अभी हाँ नहीं हाँ हाँ ऐसा है, पहले ऐसा ही था। हाँ, यही है ना यही है सर? मतलब। हाँ। आयुष एक बार तो रिपीट कर दे। देखो,
देखिए जो आयुषी, मैं नेगेटिव बताता हूँ, मार्क्स है, मैं समझाता हूँ, यस मैं समझाता हूँ। आप बताइए। देखिए, आप जाती हैं, बचपन में जाती थी खेलने के लिए बाहर, मम्मी बोलकर भेजती थी, बेटा कीचड़ में खेल के आओगी, घर में घुसने नहीं दूंगी, अगर बारिश में भीग के आओगी घर में घुसने नहीं दूंगी। तो यहाँ पर आपको वो ये बता रही थी कि क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आपको वो ये बता रही थी कि क्या करना चाहिए? बताइए। क्या नहीं करना चाहिए? लेकिन मुझे तो लगता है कि यहाँ ये बता रही थी कि वो उसे कीचड़ में गीला, उसे मतलब साफ सुथरा घर आना चाहिए, बिना पानी में गीला हुए घर आना चाहिए। डायरेक्टली तो वो उन्होंने मना ही किया, बस उसका इम्प्लाइड मीनिंग यही था कि साफ आना चाहिए। फिलॉसफी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। फिलॉसफी में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। व्हाट मिरर में जब अपने आप को आप देखते हैं ना, तो आप बोलते हैं कि ये सामने जो है वो मैं हूं, ये एक नजरिया हुआ, ठीक है। लेकिन आप ये भी तो बोल सकते हैं कि सामने वाला बोल रहा है कि ये मैं हूं, ये दूसरा नजरिया हो सकता है। तो फिलॉसफी में आप नजरिया पर ज्यादा फोकस करिए। तो यहाँ पे मैं यही समझाना आपको चाह रहा हूं कि दोनों ही सिचुएशन में बताया जा रहा है कि क्या होना चाहिए। दोनों ही सिचुएशन में बताया जा रहा है कि क्या होना चाहिए। जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सुपीरियर है, उसको पब्लिक ओबीडियंस पे करे हैबिचुअली, ये पॉजिटिव मार्क है और ये होना चाहिए। तो ये लेकिन जो वाला पॉइंट समझ गई मैं, नेगेटिव में कंफ्यूजन है। लेकिन जो नेगेटिव मार्क है वो हमें ये बताएगा कि जो भी पॉलिटिकल सुपीरियर है वो किसी को हैबिचुअल ओबीडियंस पे ना करे, वो किसी को भी हैबिचुअल ओबीडियंस पे ना करे, यानी खुद वो इस तरीके से फ्री रहे कि उसके ऊपर कोई ना हो। अच्छा सर, तो इन अ वे क्योंकि ये थोड़ा सा डिसेबलिंग साउंड करता है कि ऐसा ना हो, यस, इसीलिए इसको यस, नेगेटिव बोलते हैं, बट ये भी होना चाहिए, है ना? हाँ, ओके, अब हाँ। समझे। बाकी को आया समझ में? बाकी लोग को आया समझ में? यस भूमिका आपको आया? आपको बहुत यस प्रॉब्लम थी जूरिस्प्रूडेंस में। बताइए भूमिका। आपने बहुत बार मुझे बोला कि अच्छे से कराने, इसीलिए मैं हाँ आपसे। सर अरे नहीं आया नहीं समझ में सर, ना? सब समझ आ रहा है। हाँ जी हाँ अच्छा, जी। अब सब समझ आ रहा है। चलिए, हाँ बहुत जी अच्छी बात है। सर। तो ये आपका था पॉजिटिव मार्क एंड देन नेगेटिव मार्क। ओके, इसको आप बुक से पढ़िएगा तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड टू द पावर इंफिनिटी। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वे में लिखा हुआ है, क्योंकि अगेन वो 18वीं सदी में लिखा गया था। उस समय की इंग्लिश और आज की इंग्लिश, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं ना, 1872 का लिखा हुआ है। आईपीसी देखिए 1860 का लिखा हुआ है। आप अगर कोई ना बताए आपको क्या लिखा है तो आपको पढ़ने में 2-3 साल लगेंगे। सो यहाँ पर यही चीज ऑस्टिन बता रहे हैं कि एक तो सॉवरेन बॉडी के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव मार्क और नेगेटिव मार्क जो है वो दोनों ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकल सुपीरियर क्या, एक आदमी जो खुद को पॉलिटिकल सुपीरियर बता रहा है, आखिर उसमें ऐसा क्या खास बात है कि हमें उसी के बोले हुए चीजों को लॉ मानना चाहिए? आखिर वो क्यों माने हम उसको लॉ? तो वो समझाते हैं दैट उसकी बातों को इसलिए माने क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि वो सुपीरियर है, इंडिपेंडेंट है। दूसरी कि वो पॉलिटिकल बॉडी है, वो कोई ऐसी बॉडी नहीं है विच इज जस्ट एन इंटेलेक्चुअल बॉडी। सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं। इंटेलेक्चुअल बॉडी जो होती है वो अपनी बातों को रखती है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में जो ड्राफ्टिंग का काम होता है, दैट इज नॉट डन बाय अ पॉलिटिकल बॉडी, दैट इज डन बाय एन इंटेलेक्चुअल बॉडी। सो जो लॉज बनकर आता है वो इंटेलेक्चुअल बॉडी ही बना रही है। जो उस जमाने में राजा हुआ करता था, उसका सभा होता था, सभा में इंटेलेक्चुअल्स भरे होते थे, और वो इंटेलेक्चुअल्स सजेशन देते थे राजा को कि ये जो है आप कर सकते हैं, वो जो है आप कर सकते हैं।
और फाइनली सभी के बातों को सुनकर राजा अपना खुद का डिसीजन लेता था। सुनता वो सभी का था और करता भी उन्हीं के अनुसार था टू द एक्सटेंट। लेकिन वो जब उस चीज को बोल देगा तभी वो चीज लॉ बनेगी। इंटेलेक्चुअल के बोलने से कुछ नहीं होता है। तो इंटेलेक्चुअल सुपीरियर है ना, या सिर्फ सुपीरियर, उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनके बातों को नहीं मानते हैं, क्योंकि अल्टीमेट पावर किसके हाथ में है? अल्टीमेट पावर तो राजा के हाथ में है, यानी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सुपीरियर, जैसे कि क्राउन ब्रिटेन में है ना। बट आप देखेंगे कि ब्रिटेन में क्राउन तो पहले था सॉवरेन बॉडी, लेकिन आज के डेट में जो पार्लियामेंट बनने के बाद पार्लियामेंट इज द सॉवरेन बॉडी देयर, और जो क्राउन है वो बस एक रबर स्टैम्प बन के रह गया है। इन इंडिया देयर इज नो डेफिनिट सॉवरेन बॉडी, बट इन ब्रिटेन पार्लियामेंट इज द सॉवरेन। इसीलिए आपने कहावत भी सुनी होगी कभी किसी के मुंह से या टीवी पर, दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर मेकिंग मैन अ वुमन। वो कुछ भी कर सकता है एक्सेप्ट एक इंसान को औरत बनाने के सिवाय। तो इस तरीके की पावर है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। नाउ ऑस्टिन का जो, यस दैट इज राइट शिवम, डिलोइमी। सो जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो सुप्रीम, वो सॉवरेन है आज के नजरिए से हम देखें तो। लेकिन ऑस्टिन जब ये एक्सप्लेन कर रहे थे तब उन्होंने बताया था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क होनी चाहिए, और पॉलिटिकल सुपीरियर की अगर हम बात करें, अगर वो लॉ मतलब डिक्लेयर करता है तभी उसको लॉ माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद ऑस्टिन ने नकार दिया कस्टम्स को, मना कर दिया कस्टम्स को, ये तो किसी हाल में लॉ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कस्टम तो यार पब्लिक ने आपस में मिलकर समझौता करके बनाया है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कमांड की, सैंक्शन की, ड्यूटी की, सॉवरेनिटी की, तो कहां से वो लॉ मानेगा? तो ये कस्टम जो है वो कस्टम तभी लॉ होगा जब उसको किंग डिक्लेयर करे एज अ लॉ, जब वो किंग के डिक्लेरेशन मशीनरी से पास होगा तभी जाकर वो लॉ बनेगा। अगर नहीं हुआ है तब वो लॉ नहीं बनेगा। उस सिमिलरली जो भी जुडिशरी है वो जो भी लॉज प्रेसिडेंट के थ्रू लाती है उसको भी उन्होंने मना कर दिया कि ये भी जो है ये लॉ नहीं बनेगा। दिस ऑल्सो विल नॉट बी द लॉ। क्यों? क्योंकि हम ये जजेस जो हैं, these are the intellectual people, these are not the political superiors, these are just the intellectual people। और intellectual people की बात कोई habitually obedience के साथ कैसे कर सकता है? उसके पास तो हाथ में कोई पावर नहीं है, he is just intellectual। तो इसीलिए तुम जो लॉ ला रहे हो जज जी, हम इसको नहीं मानते हैं जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर। लेकिन अगर तुमने जो जजमेंट पास किया और वो जजमेंट जो हमारे किंग जी हैं उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई ये चीज जो है ये तो ऐसे ही होगी, कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं तो बस बोल रहा हूं, तब फिर वो चीज जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर बन जाएगी। तो कस्टम और प्रेसिडेंट को अगर आपको लॉ का सब्जेक्ट मैटर बनाना है सब जूरिस्प्रूडेंस का, तो उसको आपको किंग के डेक्लेरेटरी मशीनरी से पास करवाना होगा, तभी जाकर वो एक लॉ का सब्जेक्ट मैटर या जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर बन सकता है। ओके। उसके बाद वो बोलते हैं दैट जो भी आपका लॉज है उनको मतलब एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि कमांड जो है वो क्या है। तो कमांड किस तरीके के होने चाहिए? कमांड इस तरीके के होने चाहिए कि वो जनरल कमांड्स होने चाहिए। दे शुड नॉट बी स्पेसिफिक कमांड्स। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय जनरल एंड स्पेसिफिक कमांड्स? कल 15 अगस्त है और कल प्रधानमंत्री जी लाल किले पर झंडा फहराएंगे। ये भी एक डेक्लेरेशन है। ये डेक्लेरेशन कौन करता है? गैजेट ऑफ इंडिया में डिक्लेयर किया जाता है, दिस इज अ डेक्लेरेशन। बट दिस डेक्लेरेशन विल हैव नो वैल्यू आफ्टर 15th of August। कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त के लिए ही ये लाया गया था। सो दिस इज अ स्पेसिफिक कमांड इन द आईज ऑफ ऑस्टिन कि जो चीज एक पर्टिकुलर ओकेजन के लिए ही हो
और जैसे ही वो ओकेजन खत्म हो जाता है, वो चीज लैप्स कर जाए, तो वो जो कमांड है वो कमांड एक स्पेसिफिक कमांड कहलाएगी। और सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस शुड नॉट बी द स्पेसिफिक कमांड, रादर इट शुड बी द जनरल कमांड। जैसे कि आज से डेली शाम को 6 बजे जो हमारे राज्य का झंडा है वो उतारा जाएगा विथ प्रॉपर सम्मान, ये एक जनरल कमांड है, क्योंकि अब ये आज से फॉलो हो रहा है, इसका कोई एंड डेट नहीं है। तो एंड डेट नहीं है यानी कि एक जनरल कमांड है, जनरल कैरेक्टर का है। ओके, उसके बाद दूसरा चीज जो कमांड में आपको जानना है और लिखना है वो ये कि जो भी कमांड है उसके साथ कोई रिवॉर्ड अगर अटैच कर दिया जाए तो क्या होगा। जैसे कि अगर आप ये चीज करते हैं तो आपको ये चीज मिलेगा, अब वो अगर अवार्ड हुआ या फिर वो एक रिवॉर्ड हुआ, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि अवार्ड और रिवॉर्ड में क्या अंतर है। रिवॉर्ड कुछ अच्छा काम करने के बाद दिया जाता है। अगर आप विजेता होते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, तब आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, यानी आपकी प्रोत्साहना की जाती है। और अवार्ड हर वो चीज है जो कि आपको दिया जाता है बस। तो रिवॉर्ड इज ऑल्सो अवॉर्डेड, क्योंकि रिवॉर्ड भी आपको दिया जाता है। सर्टिफिकेट जितने भी आपके ग्रेजुएशन के हो गए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के हो गए, ये सारे आपको अवार्ड किए जाएंगे, क्योंकि ये आपको कुछ स्पेसिफिक कुछ प्रोत्साहन के लिए नहीं दिया जा रहा है, आपने कुछ ऐसा हासिल नहीं कर दिया है। लेकिन अगर आपको गोल्ड मेडल मिलेगा देन दैट वुड बी अ रिवॉर्ड, क्योंकि आपने कुछ स्पेशल अचीव किया है। तो बोलते हैं ऑस्टिन की कमांड जो भी पास करता है सॉवरेन, वो कमांड में क्या रिवॉर्ड होना चाहिए या अवार्ड होना चाहिए। वहां पर ऑस्टिन बोलते हैं दैट कमांड शुड नॉट एनविसेज रिवॉर्ड, कमांड रिवॉर्ड से जोड़कर नहीं दिया जाना चाहिए। कमांड जो है वो एक सैंक्शन के साथ जोड़कर दिया जाना चाहिए कि अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तब आपके साथ एक पनिशमेंट अटैच्ड है इस कमांड के साथ, और आपके ऊपर वो लायबिलिटी बन जाएगी कि आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो वो पनिशमेंट के साथ दिया जाना चाहिए। वैसा कमांड जो होगा वही सब्जेक्ट मैटर होगा जूरिस्प्रूडेंस का। ठीक है, और सब्जेक्ट मैटर जूरिस्प्रूडेंस का वैसा कमांड आपके ऊपर एक ड्यूटी इंपोज करता है, और वो ड्यूटी अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं देन इन दैट केस द सैंक्शन अराइजेस। इसका मतलब कि जो भी आप आईपीसी में लॉज देखते हैं कि आपको एक ऑफेंस एक्सप्लेन किया हुआ है, वो ऑफेंस जो है वो बताता है आपको कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये सजा मिलेगी। तो वो ऑफेंस आपका एक कमांड है जो कि आपकी आपकी एक ड्यूटी बांध देता है कि आपको ये चीज नहीं करना है। लेकिन अगर आप वो चीज कर देते हैं, अगर आप वो ऑफेंस कमिट कर देते हैं, तो फिर आपका पनिशमेंट तैयार है, आप उसके लिए भी तैयार रहिए। तो आईपीसी इसी तरीके का लॉ है जिसके बारे में ऑस्टिन जो है वो समझा रहे हैं। तो ऑस्टिन की जो थ्योरी है वो सिर्फ आईपीसी के लॉस को समझाती है, दूसरे लॉस को जो कि कॉन्ट्रैक्ट सिविल नेचर के हैं उनको नहीं समझाती है, क्योंकि वहां तो सैंक्शन नहीं है, वहां तो कोई ड्यूटी भी नहीं है जो कि उतनी ज्यादा प्रोमिनेंट ड्यूटी हो। टॉर्ट के केसेस में ड्यूटी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ड्यूटी नहीं अराइज होती है, और जहां पर ड्यूटी अराइज होती है वो राइट होता है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि राइट है और ड्यूटी नहीं है। मतलब कि जब हम लोगों ने तो खैर पढ़ा ही नहीं था, जब मैं पिछला बैच को अपना पढ़ा रहा था तो हॉफेल्ड थ्योरी समझाई थी, द थ्योरी ऑफ राइट एंड ड्यूटीज। तो जहां भी राइट होगा उसके करस्पॉन्डिंग एक ड्यूटी आती है। हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज है, लेकिन दीज फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट हैव अ राइट अटैच टू इट। ये किसी के ऊपर कोई राइट की वजह से नहीं आई है ये ड्यूटी आपकी, ये आपकी बस ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, आपको करना है। लेकिन जो हम लोगों का फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के वजह से स्टेट की ड्यूटी बन जाती है कि वो उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो उन ड्यूटीज को हॉफेल्ड ने कवर किया है और एक्सप्लेन किया है, ना कि उन ड्यूटीज को जो कि सिर्फ ड्यूटी है, कोई राइट के साथ अटैच नहीं है। तो कमांड, ऑस्टिन की कमांड थ्योरी में जो ड्यूटी है ये अटैच्ड है किससे, ये अटैच्ड है राइट से नहीं। यहां पर हम राइट से बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे आपका कोई अधिकार नहीं है।
यहाँ पर आपको बस एक कमांड दिया जा रहा है और आपको वो फॉलो करना है, उस चीज की वो ड्यूटी है। जैसे कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो एक बस कमांड है कि आपको ड्यूटीज जो है, कर्तव्यों का पालन करना है। लेकिन जब राइट और ड्यूटी का अटैचमेंट हो जाता है तो उसके बारे में ऑस्टिन नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो उस ड्यूटी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कि आपका कर्तव्य है। ठीक है, क्योंकि आपको कमांड मिला है, और अगर आप उस कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो फिर आपके अगेंस्ट सैंक्शन होगा। उसके बाद अपनी जो थ्योरीज है उसको एक्सप्लेन करते हुए वो बताते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, दैट डू नॉट जंप द रेड लाइट अदरवाइज यू विल बी चलान्ड। रेड लाइट जंप नहीं करिए, नहीं तो आपका चालान हो जाएगा। यहां पर दो पार्ट में सेंटेंसेस डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट है वो बता रहा है कि एक कमांड है, वो क्या है, डू नॉट जंप द रेड लाइट। दिस इज अ कमांड विच इज बीइंग गिवन टू यू, दैट डू नॉट जंप द रेड लाइट, एंड दिस कमांड इज फॉलोड बाय व्हाट, सैंक्शन। अदरवाइज यू विल बी चलान्ड। तो सैंक्शन के साथ अटैच्ड है। इट मीन्स दैट इफ यू विल नॉट फॉलो द कमांड देन द सैंक्शन विल फॉलो। So therefore it becomes your duty to follow the command. तो देख रहे हैं आपकी ड्यूटी, कमांड और सैंक्शन, ये तीन एक ट्रायंगल बना रहे हैं, किस तरीके से ये रिलेटेड है। तो यहां पर जो अदरवाइज यू विल बी चलान्ड जो है, दिस स्टेटमेंट इज इम्पोजिंग अ ड्यूटी। और सैंक्शन की अगर बात करें तो यहां पर सैंक्शन क्या है, चालान, सिर्फ चालान है सैंक्शन, क्योंकि पनिशमेंट जो दिया जा रहा है बस वही सैंक्शन है। तो इस तरीके से अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं कि जो उनका कमांड, ड्यूटी और सैंक्शन है वो किस तरीके से रिलेटेड है। तो ये एग्जांपल आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, चालान करना इज अ सैंक्शन एंड डू नॉट जंप द रेड लाइट इज द कमांड, and otherwise you will be challaned. It means there is a duty which signifies the obnoxious liability to the evil. तो ये तीन चीजें हैं जो कि आपको एक साथ लिखना है और इनको फिर एक रिलेशन कायम करना है इनके बीच में। तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं, जो मैंने मटेरियल आपको भेजा उसमें ये एग्जांपल है भी। ठीक है, उसके बाद जो भी कमांड्स हैं, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करते हैं, ये आपको कुछ करने के लिए बोलते हैं या फिर आपको कुछ नहीं करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, या फिर ये क्या करते हैं, या फिर ये एक गाइडेंस देते हैं आपको, एक फ्यूचर कंडक्ट, आपको किस तरीके का कंडक्ट बिहेवियर शो करना है उस चीज के लिए गाइडेंस बताते हैं, एक रूल बताते हैं कि राजा के सामने आपको सर झुकाना है, ये कंडक्ट का, बिहेवियर का एक रूल है। This is not a something which is an act. This is the rule of the conduct. Command that regulates the behavior in continuum. और ये बिहेवियर को कंट्रोल करता है इंसान के। कैसे कंट्रोल करता है कि आप राजा के सामने चाहकर भी अपना मुंह तब तक नहीं खोल सकते हैं जब तक कि राजा खुद आपसे आकर बात ना करे। ये एक बिहेवियर सेटअप करना हो गया। सोसाइटी में एक बिहेवियर है कि आप राजा के सामने चुप रहेंगे। दिस इज द control over the behavior of the human beings, the public। ठीक है, तो ऑस्टिन के हिसाब से लॉज में और ओकेजनल कमांड्स में बाउंड्री डालना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ओकेजनल कमांड्स इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि हमें जनरल कमांड्स पर फोकस करना है, वो लॉज है। तो इसीलिए लॉज और ओकेजनल कमांड्स के बीच में जो अंतर है, उस अंतर को खत्म करना या एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, तो अंतर क्या है वो तो आपको पता चल ही गया होगा कि जनरल कमांड्स और ओकेजनल कमांड्स में अंतर क्या है। अब अंतर को क्यों नकार दिया है, यानी कि ऐसा क्या था कि ओकेजनल कमांड्स को उन्होंने बोला कि ये सब्जेक्ट मैटर नहीं है जूरिस्प्रूडेंस का। तो ऐसा इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट मैटर जो लॉ का है वो ऐसा होना चाहिए जो कि सभी समय के लिए हो, सेम, कॉन्टिन्यूअस हो, ब्रेक ना करे कहीं पे। तो ओकेजनल कमांड्स तो तभी तक रहेगा जब तक कि वो समय है पूरा नहीं हो
जाता है जिसके लिए वो ओकेजनल है, लेकिन लॉज में वो होना चाहिए जो कि एक समय तक चले, जब तक ओकेजन है तब तक न चले, एक समय तक चले। तो इसीलिए लॉज में जनरल कमांड्स पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, ओकेजनल कमांड्स पर फोकस नहीं होना चाहिए। फिर जज मेड लॉज भी मैंने आपको बता दिए कि जज मेड लॉज जो है वो क्या है। जज मेड लॉज आर नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ jurisprudence. However, there are three categories of jurisprudence which are exceptions to the command, sanction and ड्यूटी थ्योरी ऑफ ऑस्टिन, जो कि ऑस्टिन ने खुद एक्सप्लेन किया है कि ये जो तीन चीजें हैं, दीज आर द एक्सेप्शंस टू माय कमांड थ्योरी, है ना। वो क्या क्या है तीन चीजें। पहली है डेक्लरेटरी लॉ। डेक्लरेटरी लॉ यानी कि पॉजिटिव लॉज एंड डिक्लेयर दैट द ड्यूटीज ऑफ द सब्जेक्ट्स आर। पॉजिटिव लॉज जो है उसको एक्सप्लेन करता है और डिक्लेयर करता है कि सब्जेक्ट्स की क्या क्या ड्यूटीज हैं, सच एज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड लॉ। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कौन देता है? जज देता है। तो इसको भी उन लोगों ने उन्होंने सब्जेक्ट मैटर माना है जूरिस्प्रूडेंस का, ठीक है। दूसरा चीज है लॉज टू रिपील लॉज। अगर कोई एक लॉ को खत्म करने के लिए, जैसे राजा जो है अगर कोई लॉ पास करता है, कुछ कमांड देता है और अगले दिन कुछ और कमांड देता है जो कि पिछले वाले को खत्म करने के बाद देता है, तो जो भी उसने बोला है पिछले वाले को खत्म करने के लिए, वो भी एक लॉ है और उसको हम लोग बोलते हैं लॉ टू रिपील द लॉज। तो उसको भी हम लोग सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस मानेंगे, क्योंकि वो भी एक कमांड की तरह ही आया है कि पिछला जो लॉ था उसको खत्म कर दिया जाता है और अब से ये नया लॉ चालू होगा। तो इसीलिए उसको एक्सेप्शन में रखा गया है एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। देन द थर्ड वन इज इम्परफेक्ट लॉज। इम्परफेक्ट लॉज मतलब कि लॉज विच आर हैविंग इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन। इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन यानी कि इसमें सैंक्शंस नहीं है और ये बाइंडिंग कैरेक्टर का नहीं है। ओके, ये बाइंडिंग कैरेक्टर का नहीं है और ये सैंक्शंस नहीं है, ठीक है। और ये एक पॉलिटिकल सुपीरियर के डिजायर को जो है वो बताता है, बट विच इट्स मेकर हैज नॉट प्रोवाइडेड विद सैंक्शन। लेकिन कि वो जिसने भी पॉलिटिकल सुपीरियर ने ये चीज कही है, कमांड दिया है, उसके साथ उसी ने कुछ सैंक्शन नहीं लगा कर दिया है, ठीक है। उसी ने सैंक्शन नहीं लगा कर दिया है। उसके बाद जो थर्ड है, जो कि मैंने आपको बता दिया था, दैट लॉज विच मेयरली क्रिएट राइट्स, जो सिर्फ राइट क्रिएट करता है, ड्यूटी क्रिएट नहीं करता है। तो आप इससे ये बता सकते हैं कि जो ऑस्टिन की थ्योरी है वो ड्यूटी बेस्ड थ्योरी है, दैट इज नॉट राइट बेस्ड। तो वैसे लॉज जो कि सिर्फ राइट क्रिएट करते हैं, किसी के अगेंस्ट कोई ड्यूटी क्रिएट नहीं करते हैं, वो भी आएंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। Then the next exception is rules based on customs and traditions. ये सारे वो exceptions किस चीज की बता रहा है? ये सारी चीजें वो exceptions बता रहा है आपके laws of imperfect obligation या laws properly so called में अभी हम बात कर रहे हैं ना। तो laws properly so called में इससे पहले जो मैंने बताया आपको वो है subject matter of jurisprudence। लेकिन इसके अलावा जो चीज अभी मैं बात कर रहा हूँ, डेक्लरेटरी लॉज जो है, लॉज टू रिपील लॉज हैं, इम्परफेक्ट लॉज हैं, देन योर लॉज विच मेयरली क्रिएट राइट्स हैं, रूल्स बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये सारे की सारी चीजें जो हैं ये सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा जूरिस्प्रूडेंस का। ये सारे लॉज होंगे लेकिन ये जूरिस्प्रूडेंस में सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा, इनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, इनको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सारी की सारी लिखी हुई है आपके नोट्स में। और उसके बाद बताता है कि जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सुपीरियर है वो कौन होता है, और फिर बताता है कि पॉजिटिव मोरालिटी और डिवाइन लॉ में क्या अंतर है। So positive morality is not law because it is not issued by a determinate superior, क्योंकि वो एग्रीमेंट से आया है, वो एक डिटर्मिनेट सुपीरियर ने नहीं बनाया है, वो एग्रीमेंट से आया है। तो इसी पॉइंट पर आप उसका डीमेरिट भी बता सकते हैं ऑस्टिन की थ्योरी का, कि मान लीजिए कि उस वक्त जबकि मैं बात कर रहा हूं
उस वक्त कोई भी पॉलिटिकल सुपीरियर इंडिपेंडेंट है ही नहीं। यानी कि राजा जो था वो मर गया या उसकी हत्या हो गई, और जब तक एक नया राजा का चयन नहीं हो जाता है तब तक तो पोस्ट खाली है। तो उस वक्त जो पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट की मैंने बात की थी, उसमें से आप देखिए पॉजिटिव एलिमेंट तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब राजा ही नहीं है तो जो हैबिचुअल ओबीडियंस है पब्लिक, वो किसको देगी, किसको पे करेगी। तो ये डीमेरिट है कि खाली समय में ऐसा थोड़ी है कि लॉस जो है वो खत्म हो जाएंगे। अगर खाली समय में लॉस खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि देयर विल बी एनार्की सिचुएशन, और हर बार तो एनार्की सिचुएशन होती नहीं है। एनार्की सिचुएशन तो लाने से होती है ना, अपने आप से थोड़ी एनार्की सिचुएशन आ जाती है, उसे तो किसी को लाना पड़ता है, दंगा विरोध करना पड़ता है, तब जाकर एनार्की सिचुएशन आती है। तो ये चीज एक डीमेरिट भी है उसकी, जो कि आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। फर्स्ट टाइम जूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑस्टिन ने ही बोला था। अब इसको साइंस जो बोला था, तो इसीलिए ये इस प्रपोजिशन की बात करता था कि लॉज क्या होना चाहिए, उसके बारे में ऑस्टिन बात कर रहा था। जैसे कि साइंस से कंपेयर किया तो क्या बताया इसने, हमारे बॉडीज में 206 हड्डियां हैं, है ना। तो ये तो है भाई, और डॉक्टर्स इसी को पढ़ते हैं, इसमें कुछ अलग से ला कर नहीं ना पढ़ रहे हैं कि बॉडी में कुछ अलग से लगा दिया और फिर उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसी तरीके से लॉज में हमें उनको पढ़ना चाहिए जो कि है, ना कि उनको जो कि होना चाहिए। लॉज इसीलिए मोरालिटी के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वहां होना चाहिए बोलते हैं। मोरालिटी जो है वो हमें बताता है कि ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन उस पर हम फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट मैटर है कि लॉज क्या है, लॉज क्या होना चाहिए, वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। हम उस पर बात करेंगे कि लॉज क्या है। तो ये इतनी सारी बातें जो हैं वो ऑस्टिन ने कही थी, और आपका जो मैंने नोट्स भेजा है ना, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब इंडियन लीगल सिस्टम में अगर ऑस्टिन की थ्योरी की रेलेवेंस की बात करें, तो इंडियन लीगल सिस्टम में ऑस्टिन की थ्योरी क्या बताती है। इंडियन लीगल सिस्टम में ऑस्टिन की थ्योरी ये बताती है कि आईपीसी जो है वो क्या है, उसमें कमांड भी है, उसमें ड्यूटी भी बनाता है वो हमारी, और उसमें सैंक्शन भी है। तो तीनों चीज जिसके बारे में ऑस्टिन बात करके गए, वो तीनों की तीनों चीजें हैं उसमें। तो आईपीसी एक ऐसा लॉ है जो कि ऑस्टिन की इंपेरेटिव लॉ या पॉजिटिव लॉ फिलॉसफी पर बेस्ड है। तो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से फिलॉसफी इज गवर्निंग द गाइडलाइंस और द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टैट्यूट, कि आप हर ऑफेंस में देखेंगे कि एक चीज बताया गया है जो कि एक कमांड की तरह है। दूसरा चीज देखेंगे कि वो चीज की वजह से आपके ऊपर एक ड्यूटी बन जाती है, और तीसरा चीज बताया है कि यदि आप उसको फॉलो नहीं करेंगे कमांड को, तो आपके अगेंस्ट ये पनिशमेंट है, यानी ये सैंक्शंस है। तो वो जो चीज है, एक नजरिया, जो एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर की आप आईपीसी की पूरी लिखी गई है, मैकुलेन जी ने लिखा है, वही हम जूरिस्प्रूडेंस में जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया, तो क्या अगर ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गलत है। ऑस्टिन ने जो जिस तरीके से एक्सप्लेन किया उसमें वो नहीं आता है, बस इतना ही होता जानना है आपको। तो इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन लीगल सिस्टम में अगर आप ऑस्टिन को लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि ऑस्टिन का जो नोशन था वो थियोरेटिकल था, क्योंकि थ्योरी में ये चीज बहुत अच्छी लगती है सुनने को कि एक आदमी है जो कि गवर्न करता है लोगों के ऊपर और अपना पूरा राज्य चलाता है। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडिया में देखें, तो इन इंडिया देयर इज डेमोक्रेसी। आज के डेट में राजा नहीं है, तो सॉवरेन बॉडी तो होगी नहीं कोई। तो जब सॉवरेन बॉडी नहीं है, तो क्यों नहीं है, सॉवरेन बॉडी इसलिए नहीं है क्योंकि चेक एंड बैलेंसेस बना रहे, कोई एकदम ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, इसीलिए सॉवरेन बॉडी नहीं है। सच एज अवर पार्लियामेंट इज गेटिंग इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इवन द कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ द people, because ultimately people are the sovereign. तो
इस तरीके से चेक एंड बैलेंसेस बनाए हैं, तभी जाकर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाया है कि एक सिस्टम चलने लायक हो पाए। अगर ऑस्टिन की मैं बात करूं आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो राजा खत्म हो चुके हैं, डेमोक्रेसी आ चुकी है, ऑटोक्रेसी नहीं है, तो ऑस्टिन की थ्योरी तो फेल कर जाएगी ना वहां पर। हालांकि कुछ ऐसे स्टैट्यूट्स हैं जो कि अभी भी ऑस्टिन की फिलोसफी पर बेस्ड हैं, बट दीज फिलोसफीज आर वेरी लेस एंड वेरी मिनिमल। ओके, और इन्हीं की थ्योरी को काटते हुए एच.एल.ए. हार्ट ने अपनी एक थ्योरी दी थी। एच.एल.ए. हार्ट और इनकी थ्योरी जो है वो एक साथ आती है, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें काटी हैं एच.एल.ए. हार्ट ने, वो इन्हीं का काटा है। ओके, सो एच.एल.ए. हार्ट जो थे 100 साल के बाद, यानी कि जब इन्होंने थ्योरी दी थी ऑस्टिन जी ने, तो आफ्टर 100 years of his theory, H.L.A. Hart in the year 1961, in his book Concept of Law, ऑस्टिन की थ्योरी को नकारते हुए, कुछ पॉइंट्स को नकारते हुए कुछ चीजें बताई थी जिसको कि आज हम लोग फॉलो करते हैं। तो एच.एल.ए. हार्ट ने ऑस्टिन की थ्योरी को किस तरीके से समझा था और उसमें क्या क्या गलतियां निकाली थी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर वो अपनी थ्योरी बताएंगे कि क्या है। तो देखिए, एच.एल.ए. हार्ट ने ये बोला था कि अच्छा, आपने तो बोला कि जो पॉलिटिकल सुपीरियर है, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सुपीरियर, वो कमांड देगा, उस कमांड की वजह से एक ड्यूटी आएगी आप पे, और वो सैंक्शन, अगर आप ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हैं तो सैंक्शन होगा। ठीक है, एच.एल.ए. हार्ट एग्जाम्पल देते हैं गनमैन का। अगर आपके क्लास में अच्छे से क्लास हुई होगी जूरिस्प्रूडेंस की, तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल डिस्कस किया गया होगा, क्योंकि ये खुद एच.एल.ए. हार्ट ने अपने कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में डिस्कस किया है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ गनमैन, और आप उसको अपने आंसर में लिखेंगे कि अगर आपके सामने एक आदमी बंदूक लिए खड़ा है, अगर आपके सामने एक आदमी बंदूक लिए खड़ा है और आपसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे पास जो भी है लाओ और दो, तो इस केस में क्या आपके पास कोई चॉइस है या नहीं है? डू यू हैव एनी चॉइस? बताइए। डू यू हैव एनी चॉइस? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं ड्यूटी नहीं करूंगा जो ये कमांड दे रहा है, तो ये मुझे मार देगा और उसके बाद तो कहानी खत्म। देयर इज नो चॉइस। सो एच.एल.ए. हार्ट सेज कि ऑस्टिन जो बात कर रहे हैं ना कमांड थ्योरी की, उसमें वो इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप ड्यूटी नहीं करेंगे तो वो आपका चॉइस नहीं है। इट इज नॉट योर चॉइस। ड्यूटी करना आपका चॉइस नहीं है, या आप ड्यूटी करे ना करे वो आपकी मर्जी नहीं है। वो है तो है, आपकी ड्यूटी है तो आपको करना है, अगर नहीं करिएगा तो कॉन्सिक्वेंसेस भोगिए। तो इस चीज को एच.एल.ए. हार्ट ने एक्सप्लेन किया है दैट ऑस्टिन टॉक्स अबाउट इज ऑब्लाइज्ड, यानी कि व्हेन द गनमैन pulls the puts his gun over the head of the person and asks him that give me everything that you have, then that person is obliged, वो obliged है, वो बाध्य है देने के लिए, is obliged, वो बाध्य है देने के लिए सब कुछ बिना किसी चॉइस के। तो इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं ऑस्टिन। लेकिन एक ऐसा भी सिचुएशन तो हो सकता है जहां पर कि एक आदमी हो और वो मुझे चाकू दिखाकर वो मुझे फोन करके बोल रहा है कि मेरे घर पे 200 खोखा भिजवा दो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा तुमको एक दिन। ये सिचुएशन भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या वो आदमी उसको पैसा देगा या नहीं देगा? बताइए। फोन करके बोलता है कि 200 खोखा भिजवा दो, नहीं तो एक दिन तुम्हें गोली मार दूंगा। इस केस में वो क्या पैसा देगा या नहीं देगा? सर नहीं देगा। सर यहाँ बचने के चांसेस तो ज्यादा ही है, क्योंकि इमीडिएट डेंजर नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर वो पैसा नहीं देगा। तो इसी चीज को एच.एल.ए. हार्ट बोलते हैं कि देखिए,
फेल हो गई ना ऑस्टिन की थ्योरी। ऑस्टिन की थ्योरी तो बस इसी को एक्सप्लेन करती है कि सर पर ये पॉलिटिकल सुपीरियर से थोड़ी आ रहा है। नहीं, मैं पूरी बात सुन लीजिए फिर आप बात करिएगा। तो जो कमांड की बात करते हैं वो यहाँ पर अगर इस सिचुएशन में हम देखें तो जिसका कमांड आ रहा है वही सुपीरियर है, वही पॉलिटिकल है, वही वही माई बाप है, क्योंकि गन लगाए हुए कनपट्टी पे वही सब कुछ है। सो इन दिस सिचुएशन इफ वी टॉक, द पर्सन हु इज होल्डिंग अ गन टुवर्ड्स दैट पर्सन इज एवरीथिंग, इंडिपेंडेंट भी है, पॉलिटिकल भी है, सुपीरियर भी है, सब कुछ है उसके लिए इन गिवन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। बट in the second situation, if we consider that person who is called an independent political superior, then in this case there is some choice in me that I can neglect his or I can avoid his request. I can request नहीं, I can avoid his extortion. मैं कुछ हद तक उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं बिकॉज क्योंकि मेरे पास चॉइस अब ज्यादा है हाँ बोलने की ना बोलने की, क्योंकि उसने एकदम से कुछ आकर नहीं मेरे सामने कर दिया है। वो बोल रहा है करेगा, ठीक है, चॉइस है मेरे पास कि मैं ठीक है ना ठीक है देख लेंगे। तो यहां भी तो कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन बनती है उस बंदे की, जिसको कि वो फोन कर बोल रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन यहां पर उसकी चॉइस नहीं बन रही है। यहां पर उसकी चॉइस मतलब उसकी चॉइस बन रही है, यहां पर उसकी चॉइस बन रही है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है। यहां भी ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन। इसको एक्सप्लेन करते हैं दैट दिस इज अंडर एन ऑब्लिगेशन, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड अंडर एन ऑब्लिगेशन। So when we say that this person is under an obligation, it means that he has some choice in it. But when we say he is obliged, then there is no choice in him. So दोनों ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आप सिर्फ एक चीज को अगर कंसिडर करते हैं तो फिर वो दूसरी चीज को आप नकार नहीं सकते हैं। Both these cases exist, and therefore in laws also the laws should not only be the ones where there is sanctions alone and there is duty towards that sanction. Also there are laws with which the choice is left with the party, that whether he wants sanction or not, now it depends on him. And at the same time if he rejects it, अगर वो उस चीज को रिजेक्ट कर देता है तो it may be possible that no sanctions are levied on him, कोई उसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगे, ये भी हो सकता है ना। सो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का लॉज ही है जो कि ये बता रहा है कि आपके अगेंस्ट सैंक्शन हो सकता है, लेकिन यहां पर आपको एक चॉइस भी दे रहा है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांस दैट यू कैन अवॉइड, यू कैन नेग्लेक्ट, यू कैन रिजेक्ट द ऑब्लिगेशन। जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में आप देखेंगे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको डैमेजेस भरने पड़ते हैं, लेकिन वो डैमेजेस सैंक्शन तो नहीं है ना। आप वहां पर नजरअंदाज कर सकते हैं उसको, आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है कि आप ना करें फुलफिल, क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे लेगा ना, ये ले पकड़ पैसे और निकल यहां से। सो वो चीज जो है वो पैसे से रिलेटेड चीज है। सैंक्शन इज समथिंग विच इज वेरी सीवियर इन नेचर। सैंक्शन की आप जब भी बात करते हैं तो सैंक्शन इज समथिंग विच इज सीवियर इन नेचर, बट पेइंग डैमेजेस इज नॉट सीवियर। पैसा लिए और निकल लिए, पैसा दिए और भगा दिए, तो पैसा सीवियरिटी से नहीं रिलेट होता है। तो जब अंडर एन ऑब्लिगेशन कोई होता है देन देयर इज नो सीवियरिटी अटैच्ड टू दैट एक्ट, but when the person is obliged then there is severity attached to that act। और इसीलिए वहां एब्सोल्युटली अगर आप सिर्फ इसी चीज पर रिलाई करेंगे तो बाकी चीज को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि बाकी चीज जो है वो है ही नहीं, आप नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं बाकी चीज को। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ठीक है आपकी बात, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन बाकी चीज भी है भाई, बाकी चीज भी एग्जिस्टेंस में है। और इसी चीज को फिर वो फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए अपना खुद का थ्योरी रखते हैं सामने,
जिसमें कि वो बोलते हैं कि ये जो आप कमांड थ्योरी की बात कर रहे हैं, दीज आर नॉट कमांड्स, these are merely the rules by which you are getting governed. These are merely the rules which you have to follow, and if you follow the rules there will be no sanctions. Even he talks about sanction, but वो sanction सिर्फ नहीं होना चाहिए. Under an obligation में there is a recognition of sanction, but not everywhere, not in all cases. So for that he said that जिसमें भी sanction होगा वो क्या होगा, they will be the primary rules, they will be the rules which are seen or which are heard at first. सबसे पहले उन्हीं को देखा जाएगा. यानी कि अगर मैं कोई ऑफेंस करता हूं तो सबसे पहले जहां जाया जाएगा मेरे ऑफेंस को फाइंड आउट करने के लिए कि मैंने किया है कि नहीं, दोज विल बी द प्राइमरी रूल्स. देखने के लिए कि क्या मैंने रूल फॉलो किया है कि नहीं, जहां भी जाया जाएगा दोज आर द प्राइमरी रूल्स. अब ये जो प्राइमरी रूल्स हैं, दीज प्राइमरी रूल्स मे बी हैविंग अ सैंक्शन, कोई बात नहीं, बट apart from these primary rules there are some other rules which comes into picture, though not prima facie but behind the scene. What are these what are these rules? These are the secondary rules. ये secondary rules होंगे, ये primary rules नहीं, ये secondary rules होंगे. अब secondary rules क्या होंगे? secondary rules होते हैं कुछ चीजें जो कि primary rules के support में रहती हैं. जैसे कि आपने ये तो बोल दिया कि ये प्राइमरी रूल है और ये ऑफेंस लिखा है, ये आपको पनिशमेंट जो है वो मिलेगा, लेकिन ये ऑफेंस मैं क्यों मानूं भाई? और अगर ये लिखा भी है तो ये मेरे ऊपर कैसे लागू हो रहा है? कैसे लागू करा दिए तुम बिना मेरे से पूछे? तो कोई तो होगा ना जो बताता होगा कि क्या कैसे लागू करवा दिया. कोई तो होगा ना जो बताता होगा कि तुम्हारे ऊपर लागू क्यों होगा, है ना? अगर इनमें कोई चेंज लानी है तो कोई तो होगा जो इनमें चेंज लाएगा. तो ये जो रूल्स होंगे जो कि हमें ये बताएंगे कि इनमें चेंज लाना है या इनमें कुछ एडजुडिकेशन जिसको बोलते हैं, एडजुडिकेशन यानी कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर ये करना है, और पहला चीज कि अगर इनमें कोई रिकॉग्निशन, अगर इनको पहचानना है, यानी कि ये रूल्स जो हैं ये सभी के लिए वैलिड है. ऐसा नहीं है कि तुम कौन होते हो मुझे ये रूल बताने वाले, ये कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये जो लिखा है प्राइमरी रूल ये कहीं ना कहीं से अपना पावर डिराइव करता है, बिकॉज दैट सेकेंडरी रूल इज रिकॉग्नाइजिंग दिस प्राइमरी रूल, एंड दैट सेकेंडरी रूल इज समथिंग विच इज सुप्रीम, एंड दैट सेकेंडरी रूल इज रिकॉग्नाइजिंग दिस प्राइमरी रूल. जैसे कि आईपीसी है, आईपीसी जो बना था वो कहां बना था? वो बना था पार्लियामेंट में. तो पार्लियामेंट बॉडी जो है दैट इज रिकॉग्नाइजिंग द आईपीसी, पार्लियामेंट एज अ बॉडी इज रिकॉग्नाइजिंग आईपीसी. तो आईपीसी को अथॉरिटी कहां से मिलता है? आईपीसी को अथॉरिटी मिलता है पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट को अथॉरिटी कहां से मिलता है? पार्लियामेंट को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से. सो पार्लियामेंट के लिए Constitution is the secondary rules, set of secondary rules, and Parliament itself is a primary rules. Similarly, IPC में जो भी provision sections दिए हुए हैं, they are the primary rules, and उनको power कहां से मिलती है, यानी उनको recognition कहां से मिलता है? Those will be the rules of recognition. एंड इट विल बी अ सेकेंडरी रूल, क्योंकि सेकेंडरी रूल 3 काइंड्स के होते हैं. पहला है रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन, दूसरा है रूल्स ऑफ चेंज, एंड द थर्ड वन इज रूल्स ऑफ एडजुडिकेशन. रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन इज जस्ट द सोर्स ऑफ इट, जस्ट द टेल यू द सोर्स ऑफ इट. जैसे कि रेड लाइट जंप नहीं करना, रेड लाइट जंप नहीं करना इज द प्राइमरी रूल, बट इसका सोर्स कहां से आ रहा है, इसकी अपना पावर कहां से डिराइव कर रहा है? ये अपना पावर डिराइव कर रहा है मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 से, क्योंकि वहीं पर लिखा गया कि इस तरीके के रूल जो है आप बना सकते हैं, तो बना दिया भाई. सो वहां से अपना वो पावर लेता है. then that is known as the rules of recognition. It is recognizing the primary rule as a important rule and you must follow it.
एंड देयर इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी। वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप उस चीज को कर नहीं सकते हो, लेकिन जो ऑस्टिन बोलता था वो यही बोलता था कि आप उसको कर नहीं सकते हो। लेकिन एचएल हार्ट का ये बोलना था कि ये जो रूल्स हैं, प्राइमरी रूल्स, ये आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इसको कर नहीं सकते हो, करो, शौक से करो, लेकिन अगर आप करते हो तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहो। लेकिन ऑस्टिन की जो थ्योरी थी वो बोलती थी कि आप इसको कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये कमांड है ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हुए ऑस्टिन को एचएल हार्ट ने बताया। फिर उनका जो रूल्स ऑफ चेंज है वो क्या बताता है? रूल्स ऑफ चेंज का मतलब है कि ये अगर रूल जो है, प्राइमरी रूल जो है, ये प्राइमरी रूल अगर पुराना हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा, तो इनमें चेंज तो किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर चेंज नहीं करेंगे तो ये स्टैटिक हो जाएगा। स्टैटिक हो जाएगा तो फिर कोई सोसाइटी में इवोल्यूशन ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इनको चेंज करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो होते हैं रूल्स ऑफ चेंज। तो जो रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन है ये इस चीज को खत्म करने के लिए, मतलब अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए होती है। क्यों? कैसे? जो भी प्राइमरी रूल है, ये प्राइमरी रूल जब तक कोई एक ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आ रही है तब तक कोई इसे क्यों मानेगा? तो ये प्राइमरी रूल्स, ये सेकेंडरी रूल्स मतलब यानी रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन, ये किसी चीज को सर्टेन करता है। ये सोर्स है भैया, इसीलिए ये चीज जो है ये सर्टेन है, अब तो ये होगा ही। सो सेकेंड रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन इज समथिंग विच इज मेकिंग समथिंग सर्टेन टू हैपन। और ये सर्टेन कैसे बना पा रहा है? क्योंकि ये प्राइमरी रूल को रिकॉग्नाइज करता है। और रूल्स ऑफ चेंज क्या करता है? जैसे हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 है, व्हाट डज इट डू? इट जस्ट टेल्स अस द प्रोसीजर हाउ यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे आप चेंज ला सकते हैं वो बताता है। तो आर्टिकल 368 इज व्हाट? आर्टिकल 368 इज रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन, रूल्स ऑफ चेंज, because it is telling you that how you can change the primary rules, that is the provisions of the constitution. Then the third one is rules of adjudication. rules of adjudication क्या है? रूल्स ऑफ एडजुडिकेशन वैसे रूल्स हैं जो कि प्राइमरी रूल्स में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, जैसे कि आपका कोई लॉ है, अगर उनमें कोई डिस्प्यूट आ गया तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि दो लोग जो हैं उन्होंने कुछ अपराध किया, पता करना है कि ये सही है कि नहीं है, या इन्होंने अपराध किया भी है कि नहीं किया है। तो उनके ऊपर वो जब धारा लगी, जब उनके ऊपर वो सेक्शन लगा, तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि ये सेक्शन के एलिमेंट्स अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये कौन बताएगा कि ये आपको ये एलिमेंट्स यहाँ है, ये एलिमेंट्स नहीं है? दिस विल बी टोल्ड बाय द रूल्स ऑफ एडजुडिकेशन, क्योंकि जुडिशरी भी एक रूल फॉलो करती है। जुडिशरी ऑल्सो फॉलोज अ रूल, तो इसी को रूल्स ऑफ एडजुडिकेशन बोलते हैं। विच हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द डिस्प्यूट, रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट। तो ये तीन रूल्स हैं जो कि सेकेंडरी रूल्स होते हैं, और ये एक रूल है जो कि प्राइमरी रूल है। प्राइमरी रूल ही को सब करने के लिए सेकेंडरी रूल्स आए हैं, और ये सपोर्ट या बैकअप देते हैं प्राइमरी रूल्स को। ऑस्टिन ये बोलते हैं कि अगर आप मगर मतलब आप कुछ अलग कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए इज ऑब्लाइज्ड। लेकिन एचएल हार्ट बोलते हैं कि आप अलग कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सिक्वेंसेस, सैंक्शंस भुगतने पड़ेंगे। तो इसीलिए वो बात करते हैं अंडर एन ऑब्लिगेशन की। तो आप ये चीज पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे अपने एचएल हार्ट के कॉन्सेप्ट में। इतना ही है एचएल हार्ट में, इसके अलावा कुछ नहीं है एचएल हार्ट में। तो इसीलिए जब क्वेश्चन आता है तो आपका ऑस्टिन और एचएल हार्ट को मिलाकर आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लिया जाए। बताइए, यस सर। एक क्वेश्चन कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया है तो उसको क्या लिखें। आपको नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। भूमिका आपको समझ तो आ रहा है ना? हाँ सर, काफी समझ आ रहा है। क्वेश्चन देखिए, अब और समझ आएगा।
ये देखिए क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस का। एक्चुअली जो प्रिंट मैंने निकलवाया था जूरिस्प्रूडेंस का, जो मटेरियल मैंने आपको भेजा है वो दिल्ली में ही रह गया है। मेरे पास यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में है, तो उसको मैं स्क्रॉल करके आपको बता नहीं पा रहा हूँ ठीक से, लेकिन जितना मुझे आता है बिना देखे मैं उतना ही आपको बता पा रहा हूँ। बाकी चीज आप पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब देखिए ये पढ़िए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लॉ अंडर एनालिटिकल स्कूल। Command of the superior is the obligation of inferior, but command has no value without sanction. Discuss the statement in light of Austin's command theory and its relevancy in modern legal system. Further, discuss how, according to Professor Hart, this simple model of coercive orders failed to reproduce some of the salient features of the legal system. तो पहले तो ऑस्टिन की थ्योरी आपको एक्सप्लेन करनी है इसमें कि पॉजिटिव लॉ क्या होता है। उसके बाद कमांड इज द सुपीरियर, कमांड ऑफ सुपीरियर इज ऑब्लिगेशन ऑफ इंफीरियर, ये क्या होता है। लेकिन खुद का कमांड का कोई वैल्यू नहीं है अगर उसके साथ सैंक्शन ना हो। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि ऑस्टिन की थ्योरी रेलेवेंट कैसे है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद चौथी Sir, चीज I think your voice is breaking. एक मिनट, Sir, your मुझे voice तो is breaking. मुझे तो आपकी वॉइस ब्रेक करते हुए दिख रही है। मेरी आवाज बाकी लोगों को क्लियर आ रही है? प्लीज कंफर्म करिए। Maybe my network issue. Maybe. तो क्लियर है मैं सर। मैं यही बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर एक ही चीज लिखने नहीं आता, इसीलिए आप ये नहीं सोचिए कि जो मैंने आपको बताया है वो तो बहुत कम है 25 मार्क्स में। देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीजें पूछ रहा है आपसे। पहले तो आप पॉजिटिव लॉ क्या होता है समझाइए। पॉजिटिव लॉ जो होता है, इट अराइजेस फ्रॉम अ पोजिशन। व्हाई? बिकॉज पॉजिटिव वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम पॉजिटस विच मीन्स पोजिशन, और एनालिटिकल स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करने बोल रहा है। तो आप पॉजिटिव लॉ जो है बताइए कि मैन मेड लॉज जो है उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद कमांड थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करिए। फिर यहाँ जो लिखा है उसको एक्सप्लेन करिए, मतलब ऑस्टिन की थ्योरी में क्या क्या उन्होंने बताया है ना, सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि इंडियन लीगल सिस्टम में ऑस्टिन की थ्योरी किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है ये एक्सप्लेन करना है, और रेलेवेंट कैसे है वो भी एक्सप्लेन करना है। आप आईपीसी का एग्जांपल दे दीजिए। आप कोई भी स्टैट्यूट जिसमें कि पेनल्टी हो उसका एग्जांपल दे दीजिए, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, देन सीआरपीसी में भी कहीं कहीं पर है ना, प्रोविजंस है कल्पेबिलिटी की। उसके बाद आप फिर डिस्कस करिए कि एक्चुअली हार्ट जो है वो जो भी मॉडल है ऑस्टिन का उसको अपने तरीके से किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हुए एक्सप्लेन करते हैं कि इट हैज फेल्ड फॉर अ गुड लीगल सिस्टम। एक्चुअली हार्ट ने बोला है ना कि सिंपल मॉडल ऑफ कोर्सिव ऑर्डर फेल टू रिप्रोड्यूस सम ऑफ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम के कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं जिसको कि एक्सप्लेन करने से फेल कर गया है ऑस्टिन का ये कोर्सिव ऑर्डर का थ्योरी। तो वो क्या है, उसके लिए आप एक्चुअली हार्ट ने का जो गनमान का एग्जांपल है वो समझाइए कि ऑस्टिन की थ्योरी में क्या क्या गलतियां उन्होंने बताई थी, है ना। वो चीजें जो है वो होनी चाहिए लीगल सिस्टम में। उसको आप बैकअप कैसे देंगे? उसको आप बैकअप ऐसे देंगे कि आप बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉज जो होते हैं, एविडेंस लॉज जो होते हैं, ये सारे लॉज हैं। मोटर व्हीकल एक्ट, ये सारे लॉज हैं। हर लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन में कोअर्जन की कहीं बात ही नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक करने के लिए। So constitution is a law, but there is no sanction attached to it. Okay, so सिर्फ सैंक्शन की वजह से आप उसको लॉ मानने से मना कर दें ये तो सही नहीं है। इसीलिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो भी सेलिएंट फीचर्स हैं वो एक्चुअली हार्ट के कॉन्टेक्स्ट में कैसे प्ले करते हैं एक लीगल सिस्टम को बेहतर बनाने में। तब आप वहां पर एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली हार्ट ने अपनी थ्योरी में क्या बोला। He gave primary rules, he gave secondary rules. What are primary rules? What are secondary rules? Secondary rules के क्या क्या कैटेगरीज हैं? सेकेंडरी रूल्स जो है वो किस तरीके से प्राइमरी रूल्स पर कंट्रोल किए हुए हैं, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीज प्राइमरी रूल है, कौन सी चीज सेकेंडरी रूल है। वो चीज मैंने आपको अभी बता दी है। इस तरीके से आपका आंसर जो है वो होगा, ठीक है। ठीक है,
यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, 10 बज चुके हैं, है ना। मुझे भी कल जल्दी उठना है, क्योंकि कल बहुत काम है। तो बाकी का जो टॉपिक है वो हम कल करने की कोशिश करेंगे। मैं टाइम आपको बता दूंगा। आज ऑस्टिन और एचएलए हार्ट जो है वो हो गया, और ऑस्टिन और एचएलए हार्ट को हो जाने के बाद आपको जो मैंने नोट्स भेजा है, अब उसको पढ़िए, अब आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। और अगर नहीं आती हैं तो फिर आप मुझसे कॉल करके पूछ लीजिए। आयुषी, आपको समझ आया? बताइए, बाकी लोग समझ आया? यस सर। मलिका, आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी सर। और शिवम, उदित, भूमिका? यस सर। हाँ जी सर, समझ आ गया। यस सर। अब पढ़िएगा जाकर नोट्स में, अब और क्लियर हो जाएगा। सर तो एक हाँ, मतलब जब पढ़ेंगे तो एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछे हमें, मतलब एक होलिस्टिक सा आंसर लिखना है, तो हम एक स्ट्रक्चर हाँ बना लेंगे, तो कुछ भी पूछेगा हम वही लिख देंगे, मतलब जो हाँ हाँ पूछेगा उस पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस डाल के। हाँ हाँ, ठीक है वही सर। लिखना है। सर बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो मल्टीपल टॉपिक्स, जैसे अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन कराया अभी आपने हाँ हाँ। कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पूछेगा, तो हम्म, हमें मालूम पड़ ही जाएगा कि काफी सारे कॉन्सेप्ट लिखने हैं। हाँ हाँ, काफी सारी चीजें आपसे पूछेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन जैसे नहीं है। नॉर्मली आपने जैसे आईपीसी में बताया कि एक पूरा एक इंसिडेंट दे दिया और उसमें हमें अपना दिमाग लगाना है, वैसी वाली चीज इसमें नहीं है, इसमें वो नहीं डायरेक्टली नहीं, पूछेगा। डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है ठीक है। सर आज ही आप एक ऐसी लिस्ट ही बना के भेज सकते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट या किस किस की थ्योरी, मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन 5 ही तो कौन थ्योरी से है, हैं। 5 ही थ्योरी है। तो फिर वो उनमें से पांचों थ्योरी ज्यादा बड़ी नहीं है। मैं अगले क्लास में पांचों थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा। 2 थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी, 3 बची हुई है। सैवेग्नी बचा हुआ है, हैंस केल्सन बचा हुआ है, और रॉस्को पाउंड बचा हुआ है। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मतलब ये पांचों एक्चुअली एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था ना, इसीलिए मैंने आपका 2 आज करवाया। लेकिन अगर मेरे पास 4 घंटे का समय होता तो मैं इसको इस तरीके से समझाता कि ये पांचों एक साथ आपके दिमाग में घुस जाते, एक बॉल बन के दिमाग में आपके एंटर कर जाते। अच्छा सर, तो पांचों ऐसा का कुछ नहीं है लिंक ना, है। मतलब जो हमें स्किप कर सकते हैं। नहीं, इसमें तो कुछ स्किप करने लायक नहीं है। थ्योरी में कुछ स्किप करने लायक नहीं है। जो आपका सेकंड पार्ट है सिलेबस का, जिसमें कि आपका एप्लीकेशन पार्ट है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, डाइसी जो थे उनका रूल ऑफ लॉ क्या होता है, फिर आपका मेजर लीगल सिस्टम्स जो है उनमें कौन कौन से मेजर लीगल सिस्टम्स हैं, देन योर सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, लेजिस्लेशन क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ों में आपके ऑप्शंस आते हैं कि आप लिखिए, नोट्स लिखिए, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि ये टॉपिक उस तरीके के हैं। लेकिन इसमें आपके शॉर्ट नोट्स नहीं आते हैं, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं। सर इन 5 में से 3 आ सकते हैं ना? 5 में से कम 3 आएगा। 3 आ सकते नहीं है, कम से कम 3 आएगा। यस सर। सर तो 3 क्वेश्चंस तो मतलब ये थ्योरी के ऊपर ही आने हैं। हाँ, 4 भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है। थ्योरीज तो सारी करनी है ही। हाँ, वो एप्लीकेशन पार्ट में से भी कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो बता दीजिए। एप्लीकेशन एक आपका ये तो आना ही आना है, राइट्स एंड ड्यूटीज, हॉफेल्ड थ्योरी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। हॉफेल्ड थ्योरी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ये तो आना ही आना है। ये अच्छे से सर मैं वो पिछली समझाऊंगा। बार पाउंड के साथ आया था मर्ज करके। हाँ, तो वो चीज़ तो आना ही आना है, और डायग्राम के साथ मैं समझा दूंगा कि कैसे मतलब काम करता है वो। ठीक है। और और आपकी रूल ऑफ लॉ क्या होता है, और आपका सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, ये 2 चीज है। प्लस व्हाट इज प्रेसिडेंट। मेजर लीगल सिस्टम से अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है 25 मार्क्स का पूरा, क्योंकि उसमें आपको 2-3 मेजर लीगल सिस्टम्स वर्ल्ड के बताने होंगे। सच एज कि आपका हो गया जो आपका कॉमन लॉ सिस्टम है, देन योर सिविल लॉ दैट इज रोमानो जर्मैनिक लॉज, ये 2 टाइप के सिस्टम हो गए।
तीसरा जो सिस्टम है वो है चाइना में क्या लॉ है, मतलब फार ईस्ट कंट्रीज में किस तरीके का लीगल सिस्टम काम करता है, चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया। उसके बाद कस्टमरी लॉज क्या होते हैं। तो ये सारे अलग अलग लीगल सिस्टम से जो कि आपको एक्सप्लेन करना होगा और साथ ही साथ डिफ्रेंशिएट भी करना होगा। जैसे कि देखिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि पिछली बार आया था। किस तरीके से आया था एक बार देखिए आप, आपको तब समझ आएगा, आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ये देखिए, पढ़िए पढ़िए पहला क्वेश्चन। डिस्कस द salient features of major legal systems of the world. What model does India follow? Give an outline of the development and constituents of the Indian legal system. अब इसमें आपको पहले तो वर्ल्ड के सेलियंट फीचर्स ऑफ मेजर लीगल सिस्टम बता देने हैं, जो मैंने आपको 4-5 बताए। उसके बाद आपको बताना है कि इंडिया कौन सा सिस्टम फॉलो करता है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पर वो आपको देखने को मिलता है ना। तो इसके लिए कुछ केस लॉज हैं जो कि आपको लिखने होंगे। वो केस लॉज जो है वो मटेरियल में आपका लिखा हुआ है, वहां से आप उठा सकते हैं मेजर लीगल सिस्टम्स में। ओके, और फिर आप लिखेंगे कि डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है इंडियन लीगल सिस्टम के। उसके बाद सर देखिए, ऑल्सो जो आपने नोट्स दिए हैं, हाँ हाँ, अ, अगर हम इस पॉइंट पे अपना केस मटेरियल ना करके सिर्फ उन नोट से करें, चल जाएगा काम, या फिर केस मटेरियल इज प्रेफरेबल? उस नोट को अगर आप लिखिएगा तो 55 मार्क्स तो मिल जाएंगे आपको, मतलब सारे सब्जेक्ट क्वेश्चंस मिला के। लेकिन अगर आप 60 प्लस चाहती हैं, क्योंकि वो जो नोट्स मैंने बनाया है वो 2 दिन में बनाया है। हर एग्जाम के 2 दिन पहले मैं बैठता था और लिख देता था पूरा, जो भी मेरे एग्जाम में मेरे फायदे का काम है, क्योंकि वो रिवाइज उसी से करता था मैं। तो सर ये जो वो 200 पेज के पीडीएफ आपने भेजे, ये आपने खुद लिखे हैं? नहीं, वो नहीं लिखा है मैंने, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स थे ना वो मेरा खुद का है। अच्छा, तो वो मैंने 2 दिन में लिखा है पूरा, ओके। एग्जाम से तो पहले मैं 2 तो दिन में वो लिखा है। दूसरे पीडीएफ की बात पूछ रही थी। वो एक स्टूडेंट का नहीं है, आपको पढ़ के ही लग रहा होगा कि वो एक स्टूडेंट का नहीं है, और वो कॉपी पेस्ट किया हुआ चीज है। किसी को भी एग्जैक्ट जजमेंट में क्या बोला गया है ये याद नहीं रह सकता है, तो वो कॉपी पेस्ट किया गया है, अलग अलग जगह से अलग अलग स्टूडेंट ने किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट ने मिलकर बनाया है। और ये आपको मैंने दिया है, सिमिलरली आप अपने जूनियर्स को दीजिएगा, वो अपने जूनियर्स को देंगे। ये इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होता आया है। अच्छा सर। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपको इस तरीके के नोट्स नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। जैसे मैंने तो सब्जेक्ट वाइज भेज दिया ना आपको, अब सेकेंड सेमेस्टर से आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे। यानी कि सब्जेक्ट वाइज मतलब कि एक टॉपिक है आपका इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो उन सब टॉपिक्स का नोट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एज अ होल नोट्स नहीं मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर में, रीजन आपको एक्चुअल रीजन जो है वो बता दे रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जब आते हैं एडमिशन लेते हैं उस समय इलेक्शन का टाइम रहता है। तो इलेक्शन में जीतने के लिए ये लोग बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं, और स्टूडेंट जो है उसी को देखकर प्रभावित हो पाते हैं कि हमें किसको वोट देना है। तो ये रीजन है इनका कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो नोट्स इतना अच्छा बना हुआ है। इसके बाद आपको किसी भी सेमेस्टर का नोट्स इतना प्रॉपरली मेड नहीं मिलेगा। ये रियलिटी है यहाँ की। तो आप इस उम्मीद में नहीं रहिएगा लास्ट तक मतलब कि सेकंड सेमेस्टर में कि लास्ट तक तो मिल ही जाएगा नोट्स, उसी से पढ़ लेंगे। ये इस उम्मीद में नहीं रहिएगा, मुश्किल हो जाएगी समझ आपके लिए। सर तो जो आपने जो नोट्स भेजे हैं पीडीएफ, आपने बोला था ना कि उसका प्रिंट आउट करा लेंगे तो फिर आप इम्पोर्टेंट चीजें मार्क कराएंगे, तो अब वो कराएंगे ना? हाँ हाँ हाँ, वो कराऊंगा, कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। तो उसका प्रिंट आउट करा लेना। हाँ करा लीजिए, ठीक है सर। करा लीजिए। डेट शीट भी आ ही गया आप लोगों का, है ना। जी सर। यानी मोहर मार गया है, मोहर मार दिया गया है आपके सूली पर चढ़ने के डेट को। सर गैप भी नहीं दिया है, मतलब एकदम बैक टू बैक पेपर्स। यही तो कोरोना का मार है ना, घर पे बिठा के खुशी दे दी, एग्जाम बैक टू बैक लेकर दुख दे दिया। नहीं सर, घर पे बैठ के बिल्कुल खुशी नहीं है। सर घर मिर्ची नहीं है। कॉलेज वालों को तो खुशी है, वो तो घर पे बैठ के कर रहे हैं ना आराम।
चलिए तो फिर और कुछ है जो कि अभी पूछना है आप लोगों को? नहीं तो फिर आप लोग भी जाइए, खाना वाना खाइए, 10 बज गए हैं, मैं भी जाता हूँ, कुछ खा लेता हूँ। बाकी जो भी डाउट ओके हो सर, मैसेज में पूछ लीजिएगा। ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।